ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना एक फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं हम लोग आज के टाइम पे। वही क्लास 10th का है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इससे पहले भी हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ईच पार्ट के ऊपर अलग अलग वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पे आज के टाइम पे हम लोग उन सारे वीडियोस का एक वन शॉट बना रहे हैं, यानी पूरा का पूरा चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज इन अ वन शॉट, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई है, कौन आया था पहले, फिर बाद में कौन आए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट का मतलब क्या है, और जाउल क्या है, पावर क्या है, इसके कोलुम क्या है, सारे चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। वी आर गोइंग टू कंप्लीट होल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर, समराइज करके पढ़ेंगे इसको हम एक ही वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 10, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 11 है। सो फिजिक्स का चैप्टर है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर का मेन पार्ट, वो है क्या है? मैटर, राइट। मैटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैटर, राइट। मीनिंग ऑफ मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास है एंड वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, राइट। अब मैटर होते हैं तीन टाइप्स की, जनरली है बहुत सारे टाइप्स के मैटर्स, बट जनरली आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हो तीन टाइप के मैटर प्लस 2 टाइप के एक्स्ट्रा मैटर पढ़ते हो, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड उसके बाद प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर, टोटली 5 स्टेट्स के मैटर के बारे में फिलहाल आपको जानकारी होगा, ठीक है। क्लास 9th के अंदर पढ़ते हो चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पढ़ते हैं आप लोग 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। अब आज के टाइम में हमें पता है मैटर, जनरल अब क्वेश्चन आता है मैटर किससे बनता है? इसका जवाब हमारे को 3rd चैप्टर ऑफ 9th में मिलता, क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मिलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, राइट। एटम से बनता है। अब फिर उसके बाद हम लोग ना एटम को मतलब क्या था डेल्टन के हिसाब से, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैटर एटम का डेफिनेशन क्या दिए थे डेल्टन? उन्होंने बोले थे एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले कौन बोले थे एटम्स के बारे में? मैटर किससे बनता है जी? मैटर किससे बनता है? एटम से, ठीक है। एटम का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, ठीक है, इनडिविजिबल, राइट, इनडिविजिबल बोल के बोलते, ठीक है। मैटर किससे बनता है? एटम से। एटम का मतलब क्या होता है? इट इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी उससे और छोटा नहीं कर सकते। ये कौन बताए थे बोल के बोले तो 18th सेंचुरी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर कौन बताए थे इस चीज को? डेमोक्रेटस बताते, ठीक है। डेमोक्रेटस से पहले 500 बीसी के अंदर, 500 बीसी के अंदर यही चीज को एक इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम है महर्षि कणाद, उन्होंने क्या करते बोल के बोले तो एटम के बारे में संस्कृत में बताते, क्या बोल के बोले तो एटम का मतलब है ना परमाणु बोल के उन्होंने बोलते, बिकॉज संस्कृत में एटम को मैं परमाणु बोलते। परमाणु क्या है बोल के बोले तो इस परमाणु का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी मैटर जो होता है वो परमाणु से बनता है बोल के बोले, ठीक है। अब परमाणु क्या है बोल के बोले तो अगर किसी भी चीज को हम लोग बांटते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो वो छोटा होते जाता है, ठीक है। और इतना छोटा हो जाएगा कि वो सबसे छोटा, इतना छोटा हो जाता है कि उससे छोटा आप उसको नहीं कर सकते, यानी उससे छोटा, यानी उससे छोटा और उसको बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु, ठीक है। इसी चीज को 18th सेंचुरी के अंदर डेमोक्रेटस बताते, क्या? If we go on dividing the matter, it will come to a stage where the particle is so small that it cannot be furtherly divided, and इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते बोल के कौन बताए? डेमोक्रेटस 18th सेंचुरी बताए, एंड उसको उन्होंने नाम क्या दिया? एटॉमॉस बोल के नाम दिया। लेटर ऑन जब वो कन्वर्ट हुआ नाम एटॉमॉस से एटम बन गया, ठीक है। एटम के बारे में डेफिनेशन कौन दिया? अगेन डेल्टन दिए। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में डिटेल एक्सप्लेन करे कि एटम किस तरह से बिहेव करता, बट there was a drawback of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory का सबसे पहला पार्ट क्या था? Atom is the smallest particle of a matter and it is indivisible, यानी उसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन बाद में जे थॉमसन आए, ठीक है, ठीक है, जे थॉमसन आए, रुदरफोर्ड आए, राइट, ई गोल्डस्टीन आए, ठीक है, जेम्स कैडविक आए। ये सारे आने के बाद कौन थे? उनका नाम क्या था? डेल्टन, जॉन डेल्टन की थ्योरी को गलत साबित करे।
क्या गलत था उनका? सबसे पहला मेजर पॉइंट क्या था जॉन डाल्टन का? कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल बोल के बोले थे। लेकिन बाद में पता चला जब इनके एक्सपेरिमेंट्स करे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उसके हमें पता चला फाइनली कि एटम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ, उससे भी छोटे पार्टिकल से कंपोज बनता है, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कब पता चला? जब जेम्स चैडविक आए, फिर उसके बाद रूदरफोर्ड आए, फिर जे थॉमसन आए, इन्होंने कुछ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स करे अलग अलग चीजें, तब जाके हमें पता चला एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से हैं वो? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और उन्होंने क्या बताया? प्रोटॉन्स जो होते हैं कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव। और न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये चीजें हमें पता चला। यानी एक एटम के अंदर तीन चीजें होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजें के अलग अलग चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, whereas इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, एंड whereas न्यूट्रॉन इज एन जीरो चार्ज एंड इट हैज नो चार्ज। ठीक है, ये हमें पता चलता। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के उन्होंने क्या नाम दिया बोल के बोले तो न्यूक्लियॉन बोल के नाम दिए। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को उन्होंने क्या नाम दिए बोल के बोले तो न्यूक्लियॉन्स बोल के दिए। अब इसके आसपास क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते। ठीक है, इसके आसपास क्या घूमते रहते? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते। ठीक है, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कितने प्रोटॉन्स रहते हैं? इसकी थ्योरी क्या है बोल के बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में क्या रहते हैं? हमेशा इक्वल रहते हैं। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? दो प्रोटॉन रहेंगे। तो जिसकी वजह से इनके चार्जेस एक दूसरे को काटने की वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या रहता? न्यूट्रल रहता। एक एटम क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली क्या रहता है? न्यूट्रल रहता। अब कभी कभी आप सुने होंगे ना, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्लोरीन इज नेगेटिव आयन बोलते हैं। ये चार्जेस कब आते हैं? वो चार्जेस आते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस आता है। कब आता है? जब उनके पास या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना या तो कम इलेक्ट्रॉन होने पे वो क्या करते हैं? या तो लेते हैं या तो देते हैं। अब ये लेन देन की वजह से क्या है? उनके पास एक चार्ज डेवलप होता है जिसको मैं बोलते हैं आयोनिक चार्ज। अब सवाल आता है जब हम लोग बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली में चार्ज कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज का रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज का रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहता है। सिमिलरली प्रोटॉन का चार्ज क्या रहेगा? वो भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स का चार्ज है। अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, सिर्फ वैल्यू का फर्क है। राइट, सो दोनों का वैल्यू क्या है बोल के बोले तो इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चीज आपको मालूम रहना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में। क्यों बात कर रहे हैं भाई? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस? ठीक है, अब हम लोग बात क्यों करें? प्रोटॉन के बारे में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, है ना? चैप्टर कौन सा है जी? इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या काम, या फिर मैटर का क्या काम, एटम का क्या काम? इसका सबसे बड़ा आंसर इसके नाम में है। क्या है नाम? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बात क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, करेक्ट है ना जी? चलिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे एक वर्ड। बात इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? कैन यू प्रोनाउंस इट? मतलब क्या है इसका? करंट। कोई मुझे करंट के बारे में डिफाइन करे। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो के मतलब आप बताओ, करंट का मतलब क्या है?
फ्लो ऑफ व्हाट? करंट। फ्लो ऑफ करंट इज करंट। आप जी फ्लो ऑफ चार्जेस, चलो फ्लो ऑफ चार्जेस पकड़ के चलेंगे आपके हिसाब से करंट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखिए, करंट का डेफिनेशन कभी भी आप प्रॉपरली नहीं बता सकते, रीजन उसका मैं बताता हूं। करंट का एक्चुअली मतलब होता है फ्लो, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं ना करंट का मतलब वो करंट लगता है, हाथ लगाए तो शॉक लगता है। बहुत लोग का आंसर ऐसे आता है जनरली, कब हम बात करते हैं ना करंट का मतलब शॉक लगता है ना, उसको करंट बोलते हैं। व्हाट इज करंट? वो शॉक लगता है ना करंट का, उसको करंट बोलते हैं। नहीं, उसको करंट नहीं बोलते। करंट का मतलब क्या होता है? पहली बात फ्लो होता है, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्लियरली देख लीजिए, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। अब फ्लो किसका? फ्लो कितना? किसका? किसके मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप? किसके फ्लो के बारे में बात करें, उसी के हिसाब से क्या होता बोल के बोले तो करंट का डेफिनेशन चेंज होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंड लगा देंगे करंट के सामने, सुने होंगे ना विंड करंट, सुने ना वर्ड। और एक आता है वाटर करंट, ये वर्ड सुने? विंड करंट, वाटर करंट, ये वर्ड्स तो सुने होंगे, राइट। विंड करंट का मतलब क्या होता है? हवा में आपको करंट लग रहा, हवा में आपको करंट लग रहा क्या? वाटर करंट जब हम बोलते, वाटर करंट जब हम बोलते, क्या पानी में आपको करंट लग रहा? नहीं। अरे पानी में करंट लगता है ना सर, अरे वो बात अलग, बट पानी में आपको नॉर्मली करंट लग रहा क्या? तो जब न्यूज में सुने होंगे ना, द विंड करंट इज टू मच हाई दैट इट इज टेकिंग अवे द हाउसेस एंड कार्स विद इट, यानी इतना हवा तेजी से फ्लो हो रहा है कि उसके साथ कार और घर बह जा रहे। मतलब क्या है? करंट का फ्लो, मतलब करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। किसका फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? किसका फ्लो के बारे में बात करें? विंड के फ्लो के बारे में बात करें तो करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं करंट, यानी इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं तो यहां पे कौन से करंट के बारे में बात करें? हम उसके अंदर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट होता है ये कंप्लीट वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का फ्लो, या फिर यहां पे इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जनरली इट इज रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जनरली इट इज रेफर्ड फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहां पे चार्ज के बारे में एक्चुअली इनडायरेक्टली चार्ज के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ व्हाट? चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, एग्जांपल अगर हम बात करेंगे न्यूटन के बारे में, ठीक है। न्यूटन क्या बोले थे? बोले तो दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। ऑल थिंग्स आर मूविंग, यानी हर एक चीज रेस्ट पे नहीं है, हर चीज क्या हो रहा? मूव कर रहा। चाहे बड़े से बड़े चीजें रहने दो, गैलेक्सीज रहने दो, प्लैनेट्स रहने दो, हर चीज मूव हो रहा, कोई चीज रेस्ट पे नहीं होता। उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी हमेशा मूव होते रहते, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, इन द ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे, तो हम क्या बोल रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब ऑलरेडी चार्जेस मूव हो रहे ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे इस बोर्ड के बारे में, ठीक है। इस बोर्ड में एल्यूमिनियम भी है, वुड भी है, ठीक है। एज पर द थ्योरी इसके अंदर जो एटम्स है वो हमेशा मूव हो रहे, दे आर ऑलवेज फ्लोइंग, करेक्ट। तो अब मैं इस चीज को टच करूंगा तो मुझे करंट का शॉक क्यों नहीं लग रहा? थ्योरी के हिसाब से तो शॉक लगना चाहिए, राइट? नहीं लग रहा। रीजन क्या है? द चार्जेस आर रैंडमली मूविंग, यानी समझ लो एक सब्सटेंस है एंड इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे क्या है इसके अंदर? क्या है? बहुत सारे चार्जेस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बहुत सारे चार्जेस है। लेकिन ये सारे चार्जेस कर रहे हैं क्या? ये सारे चार्जेस मूव तो हो रहे, लेकिन सारे क्या है? रैंडम, यानी ये इधर मूव हो रहा तो ये इधर मूव हो रहा, तो ये पीछे की तरफ मूव हो रहा, ये सारे चार्जेस रैंडमली मूव हो रहे, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या होता? इसके अंदर आपको क्या होता? करंट का एक्चुअल फ्लो मालूम नहीं होता, ठीक है। अब करंट में होता क्या है? जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, ये चार्जेस क्या होते बोले तो नॉर्मली ये चार्जेस यूनिडायरेक्शनल रहते, यूनिडायरेक्शनल बोले तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते, ठीक है। चार्जेस क्या करते? सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते, इसलिए तब जाके आपको कोई चीज का करंट महसूस होता, ठीक है। आप कभी वायर, लाइव वायर को टच करोगे तो फील आता, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके हाथ से गुजर के आपकी बॉडी से पास होकर जमीन में चले गया, फील हुआ कभी? ठीक है। इट इज बिकॉज द चार्जेस आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, है ना। कहां पे? सारे के सारे चार्जेस कहां पे मूव हो रहे?
ग्राउंड की तरफ मूव रहे। इसीलिए ये चार्जेस सभी एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं बोल के बोले तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होता। क्या फ्लो ऑफ चार्जेस कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होता। इसका आंसर क्या आता है? ऑर्डरली फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या है? ऑर्डरली फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। ये पूरा डेफिनेशन मैं क्या बता रहा था आपको बोल के बोले थे, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्लियरली समझ में आना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेजर पॉइंट ही ये करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। यही बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, करंट का मतलब क्या है? अरे वो फ्लो होता है, करंट का मतलब शॉक होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है ऑर्डरली फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? क्या है? ऑर्डरली फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करेंगे, करंट किस किस चीजों में फ्लो होता है, किस चीजों में फ्लो नहीं होता। आप लोग ना जब छोटे थे, आई थिंक क्लास 7th के अंदर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़े होंगे, करेक्ट? पढ़े? कंडक्टर्स, इंसुलेटर। कंडक्टर वो नहीं जो बस का टिकट काटता, कंडक्टर वो होता है जो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हम उन कंडक्टर्स के बारे में बात करें, टिकट फाड़ने वाले कंडक्टर्स में, ठीक है। कंडक्टर होता है, करेक्ट? कौन सा होता है? कंडक्टर। और दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर, ठीक है। दो चीजें हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? ठीक है, फोल्ड कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्ट कर सकते। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो अपने थ्रू, अब यहां पे हम लोग बात करें किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करेक्ट। द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। यानी अगर एक कंडक्टर है तो आप इस डायरेक्शन में उसको चार्ज सप्लाई करोगे तो ये चार्जेस क्या होते हैं? पूरे कंप्लीटली आपको यहां पे बाहर मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल के भी सुने होंगे, यानी वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। अब फॉर एग्जांपल इस बोर्ड के अंदर पार्ट क्या है? एल्यूमिनियम का है, करेक्ट। अगर मैं इसको वायर यहां पे कनेक्ट करूंगा, टच यहां पे करूंगा तो मुझे शॉक लगेगा। क्यों लगता? क्योंकि चार्जेस यहां से यहां फ्लो हो रहे एंड ये एल्यूमिनियम उनको फ्लो होने दे रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर होता है। सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता, यानी उन चार्जेस को क्या करते हैं? रोक देते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। एग्जांपल ये वुड है, अगर मैं इस वुड को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे टच करूंगा, मुझे शॉक लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वुड क्या करता है? चार्जेस को रोक देता, ठीक है। अब ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में होगा, ठीक है। अब एक चीज बात करेंगे, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्यों, कौन बताए? हु टोल्ड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? ये हमारे पास एक पिछला एक वीडियो बनाए थे हम लोग, हु डिस्कवर्ड करंट, ठीक है। एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, हम लिंक डाल देंगे उसका, प्लीज वहां पे भी जाके देख लीजिए। हु डिस्कवर्ड करंट हम लोग पूरा डिटेलली एक्सप्लेन करें, डिस्कवरी ऑफ करंट किसने किया था, ठीक है। उसके अंदर डिटेल हम लोग बताए। हाँ, यहाँ पे ज्यादा उसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको उधर देख लेना है, देख लीजिए, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। 1879 के अंदर द पर्सन हु एक्चुअली टोल्ड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कब करे थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन 1879 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी करे, ठीक है। उसके 100 ईयर्स के बाद, यानी डेकेड्स के बाद, क्या बोलते हैं हम लोग? सेंचुरी के बाद, एक सेंचुरी के बाद क्या डिस्कवर हुआ बोल के बोले तो बल्ब की डिस्कवरी हुई। कौन डिस्कवर करे? थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। कौन डिस्कवर करे? थॉमस एल्वा एडिसन। बल्ब की डिस्कवरी कब करे? आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर सेंचुरी, ठीक है। आफ्टर सेंचुरी बल्ब की डिस्कवरी थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, ठीक है। 1879 में पहला पर्सन एक्चुअली टोल्ड अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी क्या थी बोल के बोले तो, जो करंट होता है ना, जो करंट होता है ना, वो करंट जो हम जनरली हम घर में यूज करते हैं, वो वाला करंट, दूसरा करंट जो लाइटनिंग एंड थंडरिंग्स में आता,
ठीक है। लाइटनिंग एंड थंडरिंग्स में ना बिजली कड़कती है ना, वो बिजली में कड़कने वाला जो करंट होता है, जो घर में नॉर्मल यूज करते करंट होता है, दोनों सेम है बोल के उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। और एक चीज ने उन्होंने और एक चीज भी एक्सप्लेन किया, वो क्या था बोल के बोले तो करंट ऑलवेज चूजेस द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रैवल। क्या बोल के बोले तो करंट हमेशा सबसे छोटा पार्ट जो होता है ट्रैवल करने का वो चुनता, लॉन्गेस्ट पार्ट कभी नहीं चुनता बोल के। एंड इसका भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, वो भी वीडियो आपके चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको, वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी चूज द शॉर्टेस्ट पाथ का। ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट बात करेंगे एज आई टोल्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द ऑर्डरली फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, द ऑर्डरली फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर मैं इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज व्हाट, ordered flow of what, charge। ठीक है, ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ व्हाट, चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए करंट का फॉर्मूला क्या बनता, करंट का फॉर्मूला बनता चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकर। ठीक है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकर। तो इसका फॉर्मूला के साथ साथ इसकी यूनिट्स मतलब इसके सिंबल्स भी क्या आ जाएंगे। करंट का सिंबल है आई, करंट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से डिनोट करते हैं। सिमिलरली चार्जेस को किससे डिनोट किया जाता, चार्जेस को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम तो टी होता ही है, राइट। तो यहां पे आई कैन राइट एज करंट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल आई। ठीक है, उसके बाद चार्ज इज डिनोटेड बाय व्हाट, क्यू। ठीक है, टाइम इज डिनोटेड बाय टी। ओके, नाउ ठीक है। अब बात करेंगे इनके एसआई यूनिट्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। क्या है, कूलम है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है, टाइम क्या है, सेकेंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। करेक्ट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या आएगा, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, दैट इज एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे करंट का एसआई यूनिट रखा गया है। एंड मैं आपको थ्योरी वीडियो में एक्सप्लेन किया इससे पहले की वीडियो में कि एसआई यूनिट ऑफ करंट को एम्पियर का नाम ही क्यों दिए, क्योंकि उन्होंने एम्पियर लॉ दिया था करंट के बारे में, तो उनके एम्पियर लॉ की वजह से ही उनका नाम करंट को दिया गया है। तो करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सवाल कभी कभी एग्जामिनेशन में ना 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन एम्पियर बोल के। एम्पियर क्या है, ठीक है, एम्पियर क्या है, वो बोलते हैं अगर आप एक चार्ज को आप एक कंडक्टर के अंदर 1 मीटर मूव करने पे 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो उसको मैं 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे 1 सेकंड का अगर टाइम लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कंसिडर्ड एज 1 एम्पियर बोलते हैं। मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो टाइम लगता है ना, उसी टाइप प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है बोले तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर किसको इक्वल होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, ये एम्पियर का एक्चुअल डिराइवेशन है, करंट का डिराइवेशन ही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो एम्पियर का क्या आता है, एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड।
ठीक है, एग्जाम में पूछे तो आपको लिखने आना कि क्या है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, तो तब जाके क्या बनता है 1 एम्पियर बनता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे मार्क्स लूज ही करते हैं 1 मार्क्स में। बड़े बड़े क्वेश्चंस तो लिख रहे हैं आप लोग, बड़े बड़े आंसर्स याद हो जा रहे हैं आपको, कहां पे भूल जा रहे हैं आप, कहां पे छोड़ रहे हैं बोल के बोले तो 1 मार्क्स। रीजन क्या है, नेग्लिजेंस है। ठीक है, 1 मार्क्स का बाद में कर लेंगे, 1 मार्क्स का क्या रहता है वो इजी रहता है ना, ऐसा बोल के हम लोग क्या करते, ज्यादातर 1 मार्क्स नहीं पढ़ते, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन याद कर लेते है ना। बट होता क्या है, ये सब याद करने के चक्कर में आप 90 भी स्कोर करोगे, 10 मार्क्स से 8 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं 1 मार्क्स इजी है, 2 मार्क्स के हार्ड है बोल के पढ़ लेते, तो 1 मार्क्स छोड़ने पे होता क्या है मालूम है, 1 मार्क्स पे मैक्सिमम ट्विस्टेड क्वेश्चंस बनते हैं। 1 मार्क्स में क्या बनते हैं, ज्यादातर जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस बनते हैं ना, टफ क्वेश्चन जो बनते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो बनते हैं, वो 1 मार्क्स पेज बनते हैं। तो बच्चों के स्कोर्स कम होने का सबसे बड़ा रीजन नेग्लेक्टिंग स्मॉल आंसर्स, 1 मार्क्स के आंसर्स नेग्लेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स को याद करना। आई थिंक यहाँ पे समझ में आया कि करंट का मतलब क्या है, एसआई यूनिट क्या है, किस तरह से करंट को डिराइव करना। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, नाउ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट का मतलब क्या होता है, इट इज एन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये ऐसा पाथ है जो कंप्लीटली एक साइकिल होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, इट इज एन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए क्लोज्ड एंड क्या है, कंटिन्यूअस पाथ वे फॉरवर्ड फॉर electric current is called what, electric, अच्छा सर्क्यूट को हम लोग शॉर्टकट में CKT भी लिख सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, सर्क्यूट को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, CKT। ठीक है, जब भी जनरली देखो देयर आर सो मेनी सिंबल्स वी यूज इन इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, सिमिलरली सर्क्यूट का सिंबल क्या है बोल के बोले तो CKT। ठीक है, बहुत ये एब्रीवेशन से CKT का मतलब सर्क्यूट होता है, जैसे कि बहुत सारे एब्रीवेशन आते हैं, जैसे कि एम्पियर को आप ए लिख रहे हो ना वैसे। ठीक है, तो सिमिलर सर्क्यूट को हम लोग शॉर्टकट में किस तरह से लिख सकते हैं, CKT। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल इसका हम लोग लेंगे सिंपल सर्क्यूट। क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिक। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रिक सर्क्यूट ड्रॉ करते हो 2-3 चीजों का हमेशा याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्क्यूट ड्रॉ कर रहा हूं, समझो यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है, अब इस बल्ब को चालू करने का है, तो आप मतलब वी वांट टू टर्न ऑन दिस लाइट। ठीक है, तो आप इस बल्ब को किससे कनेक्ट करते हैं नॉर्मली, इफ यू आर यूजिंग अ बल्ब, तो ये बल्ब को आपको एक पावर सोर्स से तो कनेक्ट करना पड़ता, चाहे वो बैटरी हो सकता है, राइट, बैटरी भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकता, करेक्ट। तो मैं समझो यहाँ पे ना एक चीज थी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैटरी कनेक्ट करूंगा। क्या कनेक्ट करूं, बैटरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बैटरी एंड सेल में क्या डिफरेंस है, समझो एक बैटरी है। ठीक है, मैं इसको बैटरी को कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ये सर्क्यूट चालू होगा, ये पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है। अब समझो यहाँ पे ना मैं ना एक स्विच लगाता हूं, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूं, की लगा। ठीक है, अब ये सर्क्यूट मैं कंप्लीट कर देता हूं, कर सकता हूं, क्या कंप्लीट है सर्क्यूट, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्क्यूट बहुत सिंपल है। बैटरी की मतलब स्विच और उसके बाद बल्ब लगाए, तो बैटरी ऑन करने पे मतलब बटन ऑन करने पे लाइट क्या हो जाता, ग्लो होना शुरू होता, करेक्ट। होता है, ग्लो होना शुरू होता, क्योंकि एज पर द डायग्राम ये करंट का जो चालू करने का तरीका है, ये बैटरी को कनेक्ट करो, बटन ऑन करो, लाइट चालू हो, बराबर। इसको लोग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे हैं। अब इस सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है बोल के बोले तो एमीटर। ठीक है, अब एमीटर क्या होता है, एमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर क्या है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं जिसको, बैटरी। इसको क्या बोलते हैं, की बोलते हैं इसको। अच्छा, इसका सिंबल्स भी लिखेंगे, एमीटर का सिंबल ए ऑलरेडी है, करेक्ट।
एमीटर का सिंबल क्या है, ए बोल के रहता, ठीक है। अब बैटरी का सिंबल नॉर्मली हम लोग बी बोल के लिख सकते हैं, ठीक है, बी बोल के लिख सकते हैं। की के लिए आप के बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, लाइट है, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, एल बोल के लिखेंगे, बराबर, यही है। नहीं, एल का मतलब लैंप नहीं होता है या फिर लाइट नहीं होता, याद रखिए। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स के अंदर एल का मतलब लैंप नहीं होता है। हम समझते हैं एल का मतलब लैंप, ठीक है, या फिर लाइट बोल के समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं रहता। एल का मतलब होता है लोड। क्या होता है एल का मतलब, लोड। अब इसके जगह पे तुम स्पीकर डालो, कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या चीज, फैन डाल लो, हम लाइट डाले इजी होता ड्रॉ करने के लिए बोल के, आप उसकी जगह फैन लगा लो, तभी भी आप उसको क्या लगाते, एफ नहीं लिखेंगे, तभी भी हम क्या लिखेंगे, एल। एल का मतलब क्या होता है, लोड, ठीक है। अब इस चीजों के अंदर कुछ चीजें आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें। मैं एक सवाल पूछा, बैटरी का मतलब क्या है या फिर सेल का मतलब क्या है, ठीक है। सेल एंड बैटरी में डिफरेंट क्या है, सेल बैटरी, सेल और बैटरी में फर्क क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसके से इलेक्ट्रिक करंट आता, जो जनरली पोर्टेबल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। आपके वॉच के अंदर भी सेल होता है, राइट, छोटा सा रहता है ना। तो सेल एंड बैटरी में फर्क क्या है, सेल हमेशा सिंगल रहता, सेल क्या रहता, सिंगल, बैटरी क्या रहता, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल क्या, एक से ज्यादा सेल अगर आप यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते, समझ में आया। सेल सिंगल रहता, बैटरी एक से ज्यादा रहता, क्या, सेल। इसलिए सेल का सिंबल क्या है बोले तो एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल। बड़ा लाइन क्या रहता हमेशा, पॉजिटिव, छोटा लाइन क्या रहता, नेगेटिव। सिमिलरली बैटरी का भी डायग्राम है, बैटरी का क्या डायग्राम है, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, ये क्या हो गया, सेल हो गया, करेक्ट। अब बहुत सारे सेल साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाता, बैटरी होता है। यानी इस छोटे सेल के साथ फिर मैं एक बड़ा सेल जोड़ रहा हूं और एक सेल जोड़ रहा हूं, ठीक है, देखो दो हो गए, ठीक है, और एक तीसरा जोड़ दिया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तीनों सेल मिला के क्या बनता, बैटरी बनता। इसमें भी बड़ा वाला साइड क्या रहता, पॉजिटिव, छोटा वाला साइड क्या रहता, नेगेटिव। ये आपको डिफरेंस मालूम रहे ना सेल एंड बैटरी में। सेल हमेशा सिंगुलर रहता है, बैटरी क्या रहता है, ज्यादा रहते हैं, एक से ज्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंस मालूम रहना। एमीटर का सिंबल सर्कल डाल के बीच में ए लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली वोल्ट मीटर का सिंबल क्या रहता, वोल्ट मीटर का सिंबल सर्कल रहता है, उसके अंदर क्या रहता, वी बोल के रहता। कुछ सिंबल्स आपके रीडर के अंदर मेंशन्ड है, देयर इज अ चार्ट ऑफ फ्यू इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये लाइंस क्या इंडिकेट करते हैं, ये वायर, कनेक्टिंग वायर को इंडिकेट करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको क्या इंडिकेशन होता है, इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कनेक्टिंग, ठीक है, वायर, ठीक है। अगर एक वायर ऐसा जा रहा, एक वायर ऐसा जा रहा, उसके ऊपर ऐसा सी वाला कट आया, ठीक है, ये ऐसा आके ऐसा करे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप वायर। लूप वायर का मतलब क्या है, दो वायर से एक के ऊपर से एक जा रहा है, लेकिन दूसरा वायर कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसा ऊपर से जा रहा, जैसे कि एक वायर ऐसा जा रहा है, एक वायर ऐसा जा रहा, दो आपस में कनेक्टेड जब नहीं रहते हैं तो ऐसे एक लूप बनाते, समझे। ये लूप क्या इंडिकेट करता, दो वायर्स एक के ऊपर से एक जा तो रहे हैं लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक के ऊपर से एक गुजर के जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप वायर। अगर कनेक्टेड है तो क्या करते, दोनों वायर आपस में कनेक्टेड, एक वायर ऐसा जा रहा, एक वायर ऐसा जा रहा, कनेक्टेड रहा तो लूप नहीं उठाते, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा उतारते, इंटरकनेक्शंस बोलते हैं इनको, या फिर उतारने के बाद डॉट भी डालते कभी कभी। मतलब क्या है, क्लियरली इंडिकेट्स दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके, समझ में आ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा, लूप वायर इंडिकेट कर रहा, ये क्या इंडिकेट कर रहा, कनेक्टेड वायर्स इंडिकेट कर रहा, दो आपस में कनेक्टेड हो गए, कनेक्शन हो गया। अगर आपको लूप वायर ड्रॉ करना है, आप ऐसे ड्रॉ करने की बजाय ऐसे ड्रॉ करेंगे, गलत। याद रखो, ये इंडिकेट क्या करते, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो सर्किट फ्लॉप हो जाता है, क्या भी काम का नहीं है। हाँ, जब तक आपको जरूरत नहीं है दो आपस में वायर कनेक्शन का। ये कुछ सिंबल्स आपके पास है। और एक चीज है, रेजिस्टर का सिंबल भी होगा आपके पास, ऐसा जिगजैग लाइन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, रेजिस्टर बोल के, ठीक है। और एक भी है आपको ऐसा दिए, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है रियोस्टैट। क्या होता है, रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या है रेजिस्टर इच, है रेजिस्टर इच, लेकिन ये रियोस्टैट को हम लोग क्या बोलते हैं बोले तो वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं। वेरिएबल मतलब ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स रहता,
जैसे कि अगर समझो 10 ओम्स का ये रेजिस्टर है तो 10 ओम्स ही रहता, लेकिन इस रियोस्टैट को आप ज्यादा कम कर सकते, वैल्यू 0 ओम्स, 10 ओम्स, 50 ओम्स, ऐसा आप उसको ज्यादा कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, इसलिए उसको रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्यू सिंबल्स है आपके रीडर के अंदर, प्लीज उनको फॉलो करिए। ठीक है, अब इसके बाद किसको बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे ना चैप्टर का मेजर चीज जो नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता, बोलिए क्या है? करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आखिरकार है क्या? ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। ओके, ओके, सो इस चैप्टर का मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है समझने के लिए, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बिफोर पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर के अंदर आपको ना रीडर के अंदर ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोल के चढ़ेंगे। करेक्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उसके पहले समझ लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो मैं ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन करंट टू चार्ज ए बॉडी और टू मूव अ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये एक क्या बोलते हैं, एबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, या फिर एक चार्ज को दूसरी जगह पे मूव करने की जो एबिलिटी होती है ना, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल मतलब अगर मैं चार्ज हूं, अगर मेरे चार्ज को मेरे को धक्का दिए, मैं यहां से यहां मूव होता हूं, तो जो धक्का दिए ना, उस धक्के को हम लोग क्या बोलते हैं ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो ताकत लगता है, जो एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको क्लियर रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में एक वर्ड कॉमन है, वो पोटेंशियल। ठीक है, चलो मैं अगर आपको बोलूंगा, ठीक है, अब मैं बोलूंगा अगर आपको क्या बोलूंगा, ये समझो, मेगा यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम अ IAS ऑफिसर। सुने ये वर्ड कभी? इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल बट यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली, इफ यू डू इट प्रॉपर्ली यू विल अचीव योर गोल। ये वर्ड सुनेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? आपके पास वो ताकत है, वो एबिलिटी है जो छुपा हुआ है आपके अंदर, उसका बाहर नहीं निकाले, स्टोर्ड है जो चीज, उसको बाहर निकालेंगे ना आप, उस एबिलिटी को अगर आप बाहर निकालेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। मतलब क्या होता है? पोटेंशियल वो चीजें होते हैं जिसके जनरली किसी भी चीज की एबिलिटी या फिर ताकत का स्टोर्ड पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल्स बोलते हैं। अब इसको समझेंगे किस तरह से। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुने। करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? जनरली हम क्या बोलते हैं? एक डैम है, ठीक है, डैम के अंदर यहाँ पे वाटर स्टोर रहता है। ठीक है, डैम के अंदर क्या रहता है? यहाँ पे वाटर स्टोर है। ठीक है, जब तक ये वाटर इस हाइट में स्टोर है तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी है बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी है बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी विच इज देयर इनसाइड स्टोर्ड वाटर, वो कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही ये गेट खुलता है तो क्या हो जाता है? वाटर स्टार्ट्स टू फ्लो। ठीक है, तो ये फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यानी जो एनर्जी स्टोर्ड में फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी मूविंग में होता है, मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी रहता है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि फैन घूम रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दूसरी चीज, आप एक रबर बैंड है, जनरली बच्चे करते हैं आजकल, गुलेल बना के खेलते हैं, राइट? तो जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, जब तक उसको छोड़ते नहीं, आप स्ट्रेच करें, ठीक है, छोड़ेंगे तो मूव होगा ना वो। क्यों? जब आप स्ट्रेच करें, आपने उसके अंदर क्या डाला? एक ताकत को डाल दिया, एनर्जी को बिल्ड किया। जब आप स्ट्रेच करते हो रबर बैंड को, उसके अंदर आप क्या डाल रहे? एनर्जी को फिल कर रहे हो। तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जब तक आप छोड़ते नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या पोटेंशियल है? छोड़ने पे मूव होगा। समझ रहे? छोड़ने पे क्या होगा? मूव होगा, वही उसका पोटेंशियल है। समझ रहे? जब आप एक तीर रहता है, तीर को आप खींचते हो, बो एंड एरो खेले कभी? बो एंड एरो निशानेबाजी करते, बो को हम खींचते हैं पीछे, थ्रेड को खींचने पे तीर आगे की तरफ मूव होगा। क्यों मूव होगा? क्योंकि उसके अंदर आपने एक एनर्जी को स्टोर कर दिया पीछे खींच के। ठीक है, ये स्टोर जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्यों? छोड़ने पे मूव कराएगा उसको आगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब वो मूव होगा तो उसको काइनेटिक बोलते हैं, कन्वर्ट हो जाता। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता? काइनेटिक में कन्वर्ट होता। अब ये वर्ड पोटेंशियल वहां पे और यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इसको ना पोटेंशियल एनर्जी को ना पहले डेफिनेशन क्या है देखो। ठीक है, द इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन कंडक्टर फॉर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या बोल रहा है नो, 2 पॉइंट्स के बीच में एक कंडक्टर है, समझो मार्कर ही समझ लो, कंडक्टर है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसी प्रेशर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
क्यों? वो प्रेशर रहेगा तभी चार्जेस मूव होंगे। किस तरह से समझ लेंगे, ठीक है। दो कंटेनर्स ले लेंगे, ठीक है। लेट अस टेक टू कंटेनर्स। अब कंटेनर ए है विच इज फुल फिल्ड विथ वाटर, क्या है? पूरा पानी से भरा हुआ है। कंटेनर बी इज एम्प्टी, कंटेनर बी इज एम्प्टी। अब इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करूंगा, दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर लिया तो होता क्या है? होता क्या है? वाटर विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कंटेनर ए से कंटेनर बी में जाएगा, राइट। यहां से पानी फ्लो होकर कहां पे आता? इस कंटेनर में आता। कब तक आएगा? जब तक पूरा पानी यहां पे आता तब तक आता है पानी, या फिर दोनों का वाटर लेवल इक्वल ना हो तब तक आता है पानी, करेक्ट। वाटर कब तक आया यहां पे? जब तक इन दोनों का वाटर का लेवल इक्वल ना हो तभी तक तो फ्लो होता, करेक्ट। उसके बाद फ्लो होता है क्या? नहीं होता। चलो सेम चीज बात करेंगे। यहाँ पे हॉट वाटर है, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने पे वाटर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। कैसा एक्सचेंज होते हैं? यहाँ का कोल्ड वाटर यहाँ पे, यहाँ का हॉट वाटर इधर आता क्या? नहीं आता ना। तो क्या होता? वो टेम्परेचर दोनों में एक्सचेंज तो होता, कब तक होता? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो। समझ में आया? ये हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों एक्सचेंज तो होते, कब तक? जब तक दोनों का वाटर टेम्परेचर इक्वल ना हो, राइट। तो तभी जाके ये मतलब क्या है बोल के बोले तो, जब हम लोग बात कर रहे थे पहला वाला, जब हम लोग बात करते फर्स्ट वाले सिचुएशन में, तो पानी यहां से यहां पे क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि यहां पे खाली जगह है, ठीक है। अगर यहां पे पहले से पानी रहता था तो फ्लो होता है? नहीं होता, बराबर। पहले से पानी रहा तो फ्लो होता क्या? नहीं होता। क्यों फ्लो हो रहा? क्योंकि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस हियर, करेक्ट। यहां पे क्या है? एम्प्टी स्पेस है। यहां पे पानी ज्यादा है तो क्या ज्यादा है? यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। यहां पे क्या ज्यादा है? मोर प्रेशर। यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह, तो क्या रहता है? यहां पे क्या रहता है? यहां पे लेस प्रेशर, बराबर, ठीक है। ये पानी यहाँ पे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है एंड यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी मूव हो रहा, ठीक है। यानी खाली जगह भर रहा, बराबर। अगर ये भरा हुआ तो जाता क्या? नहीं जाता। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मूव हो रहा ना। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, पे कम प्रेशर है, तो प्रेशर इक्वल हो रहा है यहाँ पे दोनों के टाइम पे। तो यहाँ पे पानी सिर्फ एक ही रीजन से मूव होता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ व्हाट? प्रेशर। सिमिलरली अगर एक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, एक कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, ठीक है। आप क्या बोल रहे? एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो होते, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। आयरन का है तो इसके करंट फ्लो होगा। कैसे फ्लो होता? जब ये पॉइंट के अंदर एंड ये पॉइंट के बीच में चार्जेस का प्रेशर डिफरेंस हो, यानी इस पॉइंट में ज्यादा चार्जेस एंड इस पॉइंट में कम चार्जेस रहे तो ही यहां से यहां चार्जेस फ्लो होते। समझ में आ रहा? यहां पे और यहां पे दोनों तरफ चार्जेस सेम है। समझो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो चार्जेस क्यों फ्लो होंगे? जगह तो इक्वल है ना, तो चार्जेस फ्लो नहीं होते। समझ लो यहाँ पे 100 चार्जेस है, पे 0 चार्जेस है, तो फ्लो हो सकते ना। रीजन क्या है बोले तो, ये जो डिफरेंस होता है ना, चार्जेस का वैल्यू का डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। किसका प्रेशर डिफरेंस? चार्ज प्रेशर डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? दो पॉइंट के बीच में कितने चार्जेस का डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तब तक उस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो नहीं होता? चार्जेस फ्लो नहीं होते, नहीं करंट फ्लो ही नहीं होता। आप कितना भी करंट दे यहाँ पे, आपको यहाँ पे टच करने पे शॉक नहीं लगेगा। रीजन? ऑलरेडी इक्वल चार्जेस है। वो सेम होता है इंसुलेटर में। इंसुलेटर में चार्जेस ज्यादा रहते, आप दे रहे थोड़ा करंट तो चार्ज आगे फ्लो होने देता है इसमें। समझ रहे? तो कंडक्टर में चार्ज इसलिए फ्लो हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ चार्जेस, प्रेशर डिफरेंस है, तभी जाके करंट फ्लो होता। इसी को ना क्या नाम दिए बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। क्या है? वोल्ट्स या फिर वोल्ट, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट किसके नाम पे रखा गया है? अनदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द फिजिक्स हु हैव गिवन अ वेरी गुड थिंग्स इन द फिजिक्स। उनका नाम क्या है? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। His name is Alexandro Volta, not Alexandro Volta, है ना। Alexandro Volta है उनका नाम। उनके नाम पे ही वोल्ट्स का एसआई यूनिट बनाया गया है पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वोल्ट्स, दैट इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट्स, व्हिच इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया, बहुत सिंपल है। कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह इसलिए फ्लो होता है क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्लियरली मेंशन है ना, द इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। क्यों होना वो इलेक्ट्रिक प्रेशर, चार्ज फ्लो होने के लिए, समझ में आया। इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स क्यों होना है, प्रेशर, चार्जेस फ्लो होने के लिए प्रेशर की जरूरत होनी पड़ती है, नहीं रहेगा चार्ज फ्लो नहीं होंगे। इसको ना और एक समझ लो, एक नाला है, कैनाल है, नाला समझ में आता, गटर, गटर ऑलरेडी भरा हुआ है तो अपने घर के अंदर का पानी डाल के आगे फ्लो होता नहीं होता, पानी तभी फ्लो होगा जब गटर खाली रहेगा ना। तो यही है, अगर आप समझ लो एक कंडक्टर गटर के जैसा है तो उसके अंदर खाली जगह है तभी तो उसके अंदर पानी यानी चार्जेस फ्लो होंगे, पहले से भरा हुआ था चार्ज फ्लो होंगे नहीं होंगे, उधर ही गिरते रहते, पूरा आप रोड के ऊपर फैल जाता। समझ में आ रहा, तो सेम चार्ज का भी ऐसे है, एक कंडक्टर में चार्ज तभी मूव हो सकते हैं जब उसके अंदर खाली चार्जेस का जगह हो, प्रेशर का जगह हो। समझ में आया, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या डिस्क्राइब्ड है, ओम्स लॉ डिस्क्राइब्ड है, ओम्स लॉ समझ लेंगे। पार्ट ऑफ द चैप्टर जो इंपॉर्टेंट भी है, लेट अस मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, दैट इज ओम्स लॉ। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पूरा ओम्स लॉ के ऊपर इज डिपेंडेंट है, आगे जो पार्ट है चैप्टर का ओम्स लॉ के ऊपर इज डिपेंडेंट है। ओम्स कौन थे, ओम्स का नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम्स जो थे उन्होंने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वो क्या है बोल के बोले तो, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एन कंडक्टर इज केप्ट अनचेंज्ड देन द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड बोल के दिए, ठीक है। अब ये अंग्रेजी में है, शायद आपको दिमाग में समझ में नहीं आता, हु इज गुड एट इंग्लिश उनको ये पटबल भी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसको आपको एक बार ट्रांसलेट करके समझा देता हूं। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, अगर एक कंडक्टर है जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करें, चाहे कॉपर हो सकता, निकल हो सकता, आयरन हो सकता, गोल्ड हो सकता, कोई भी चीज आप एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे, सर्क्यूट के अंदर यूज कर रहे हो, तो उस कंडक्टर के फिजिकल कंडीशंस को, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये ओम्स लॉ के ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाए, वो भी आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीटली डिटेल में समझाए कि ओम्स लॉ एक्चुअली बोल रहा क्या है, ओम्स बोल रहे क्या, ठीक है। प्लीज वो आप वीडियो देख लीजिए। एंड इसको अगर मैं फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं, ठीक है। ओम्स क्या बोल रहे बोल के बोले तो, ये अगर कंडक्टर है, समझो ये मार्कर ही ये कंडक्टर है, समझो गोल्ड का बना हुआ है या फिर कॉपर का बना हुआ है, समझ लीजिए गोल्ड महंगा है आजकल, ठीक है, तो कॉपर का इस ले लेंगे, सस्ता है, तो सस्ता वाला कॉपर हम लोग यूज करें एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, इसके फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करना। कब तक, जब तक आप एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं खत्म होता तब तक इसके फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है क्या क्या चीजें, मैं उसको भी एक्सप्लेन किया, फिर भी आपको बता रहा हूं। फिजिकल कंडीशन में तीन चीजें मेजर, ठीक है, तीन चीजें मेजर है, ठीक है, एक्चुअली चार है, चौथा तो हम छोड़ दे रहे, क्यों बोल के हम समझा दे। तीन चीजें मेजर है, एक लेंथ, दूसरा है उसका विड्थ एंड तीसरा है टेम्परेचर। क्या है, लेंथ, विड्थ एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मार्कर है, समझ लो 15 सेंटीमीटर का मार्कर है, या फिर समझ लो कॉपर का बता रहे ना, कॉपर है 15 सेंटीमीटर का, तो इसका लेंथ कितना है, 15 है, ठीक है। अगर इस तरफ देखेंगे, इसका जो विड्थ है ये भी फिक्स है, समझो ये कुछ अराउंड आधा इंच का है, आधा इंच का है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसका लेंथ एंड विड्थ नहीं बढ़ाना। क्या नहीं बढ़ाना, लेंथ भी नहीं बढ़ाना, विड्थ भी नहीं बढ़ाना। इसका विड्थ मतलब मोटा नहीं करना है, फिर पतला नहीं करना, जितना है उतना ही रहना। साथ में एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से लेके एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक इसका क्या नहीं बढ़ना, टेम्परेचर ना ही बढ़ना ना ही घटना। यानी एक्सपेरिमेंट शुरू करें 25 डिग्री सेल्सियस समझो टेम्परेचर, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, थ्रू आउट द प्रोसेस इसका टेम्परेचर कितना रहना, 25 रहना, ना बढ़ना ना घटना। समझ में, तीन कंडीशन। चौथा कंडीशन भी है, चौथा कंडीशन क्या है बोले तो मटेरियल भी चेंज नहीं होना, यानी आप कॉपर यूज कर रहे हैं तो कॉपर ही रहना। चार पॉइंट से क्या क्या, मटेरियल, लेंथ, विड्थ एंड टेम्परेचर, ठीक है। आप ये फिजिकल कंडीशन में चार आते, क्या फिजिकल कंडीशन में चार आते, मटेरियल, लेंथ, विड्थ एंड टेम्परेचर। बट आपकी बुक में बहुत जगहों पे ना डेफिनेशन में क्या रहता बोल के बोले तो ये फिजिकल कंडीशन नहीं रहता, ठीक है। इसकी जगह पे क्या देते बोल के बोले तो टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोलते, इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज केप्ट अनचेंज्ड, यानी इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोल के बोलते। बट एक चीज बता दो, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्यों यूज करें, बाकी के चार्ज क्यों यूज नहीं करें,
उसकी जगह पे अच्छा सुनो, ये जो डेफिनेशन है फिजिकल कंडीशन आप 100% एग्जाम में लिख सकते हो, इससे आपको कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। रीजन क्या है मालूम है? फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल कंडीशन। चार कंडीशन में टेम्परेचर भी है ना फिजिकल कंडीशन, तो फिजिकल कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं टेम्परेचर ही लिखना, देन दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। टेम्परेचर क्यों मेंशन्ड है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। क्यों मेंशन्ड है टेम्परेचर, उसका रीजन क्या है बोले तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्वियस की बात है। मैं बोला है कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर बीच में चेंज होता है कि अपने आप जादू से, है ना? होता है क्या? आप कॉपर यूज कर रहे हैं तो कॉपर ही रहेगा ना एक्सपेरिमेंट में, अपने आप चेंज होता नहीं होता। तो कॉपर अपने आप चेंज नहीं होता, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, कॉपर ही रहेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर जब तक आप चेंज नहीं करते। दूसरी चीज, इसका लेंथ अपने आप बढ़ता है क्या? झाड़ है नहीं, अपने आप बढ़ेगा नहीं ना, तो लेंथ भी नहीं बढ़ता अपने आप, तो दूसरा कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा कंडीशन, अपने आप मोटा होता है क्या या फिर पतला होता? नहीं होता। ये तीनों चीजें अपने आप नहीं होते, इसीलिए इन तीनों चीजों का मेंशन नहीं है। जो अपने आप होता है वो क्या है? टेम्परेचर। आप करंट पास करें इसके अंदर तो बहुत ज्यादा चांसेस है गर्म हो जाए, होता नहीं होता। कंडक्टर गर्म होते ना, वायर गर्म होते ना, तो जब हम उसके अंदर करंट पास करते तो करंट गर्म होता ना वायर, तो उन्होंने क्या बोल रहा, तो ये चार चीजों में से चारों के चारों को अगर आप अनस्टेबल में स्टेबल रखोगे तो पॉसिबल है। तो तीन चीजें तो अपने आप तो चेंज होंगे नहीं, एक बचा क्या? एक बचा क्या? टेम्परेचर। वो चेंज हो सकता है, तो उन्होंने इसलिए मेंशन करते हैं वहां पे टेम्परेचर बोल के। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दोगे तो क्या होता, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी मतलब क्या है, वोल्टेज जो है वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ता, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घटता। सिंपल। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 समझो 2 वोल्ट्स इज इक्वल 2 वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू 4 वोल्ट 4 एम्पियर, 2 वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू 4 एम्पियर को प्रोपोर्शनल है। यानी आप 2 एम्पियर बढ़ाओगे तो ये 4 एम्पियर में 2 वोल्ट करंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पे? 4 एम्पियर में करंट बढ़ रहा। चलो फॉर एग्जांपल, चलो अगर इसको आप 4 करोगे, इसको अगर आप 4 वोल्ट करोगे तो ये कितना हो जाता? 8। समझ रहे प्रोपोर्शनलिटी का मतलब? समझ रहे? 2 4 को बराबर है बोले तो 4 किसको बराबर रहता? 4 किसको बराबर रहता? 8 को बराबर रहता ना। तो उन्होंने वही बोल रहे हैं, अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाते हो तो करंट भी घटेगा। कब? वो भी प्रोपोर्शनलिटी में। प्रोपोर्शनलिटी में तो कब होता वो बोल के बोले तो जब आप टेम्परेचर मेंटेन करोगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है ओम्स लॉ। क्या बोल रहे हैं, अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है एक्सपेरिमेंट के अंदर तो करंट एंड वोल्टेज हमेशा प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ते हैं फिर घटते हैं। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो वोल्टेज एंड करंट जो रहता है आपस में इक्वल कभी नहीं बनते, वो हमेशा आगे पीछे होते रहते, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता, जब सर्किट डिजाइन करते, बड़े बड़े डिजाइन करते, कंप्यूटर बना रहे, सुपर कंप्यूटर्स बना रहे, तो आपको उसके अंदर करंट कितना आ रहा, हीट कितना जनरेट होता, अगर आप वहीं पता कर पाए तो आप उसको सर्किट कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक बनाने के लिए तरीका तो होता है ना, आप बना दिया फ्लॉप हो गया, फायदा क्या है? तो इसलिए उन्होंने क्या बोल रहा बोले तो आप तभी बना सकते हो प्रॉपरली, तभी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब उसका आप टेम्परेचर मेंटेन करते। समझ में? ओम्स का बहुत सिंपल डेफिनेशन था। ही इज टेलिंग ओनली दैट टेम्परेचर मेंटेन करो, आप पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट हमेशा क्या रहते, वो प्रोपोर्शनल रहते। चलो चलो इसको ना समझेंगे किस तरह से। अब यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है? V। करंट का तो हम क्या बोल रहे हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I। चलो जब भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं हम बीच में प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं रखते, हम बीच में क्या नहीं रखते? प्रोपोर्शनलिटी साइन रखते, इज इक्वल टू रखते, राइट। तो इसको इज इक्वल टू करना है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम दिए बल्कि बोले तो V इज इक्वल टू R इंटू I। अब R क्या है? R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस इज कंसिडर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैं इस I को इस तरह शिफ्ट करूंगा तो R इज इक्वल टू क्या बनता? R इज इक्वल टू V बाय I, बराबर। फॉर्मूला ये बनेगा, अगर R को मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? R इज इक्वल टू V बाय I। तो एक्चुअली में ओम्स लॉ किसके बारे में है? रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ किसके बारे में है? रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्वेश्चन भी आता,
ओम्स लॉ क्या डिराइव करता, किसके बारे में एक्सप्लेन करता बोल के बोले तो ओम्स लॉ इज एक्सप्लेनिंग अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी उन्होंने क्या बोल रहे हैं ओम्स बोल के बोले तो चाहे कोई भी कंडक्टर रहने दो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिंग, रुकना, अपोज करना। किस चीज को अपोज करना? चार्जेस को अपोज करना। मैं क्या बोला, एक कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस फ्लो होते हैं, क्यों? कंडक्टर उनको अलाउ करता जाने के लिए। लेकिन हर कंडक्टर का एक कैपेसिटी होता, क्या बोले तो सारे चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता, कुछ चार्जेस को रोकता है। ठीक है, अगर समझ लो आप लोग 100 चार्जेस दे रहे हैं तो 100 चार्जेस आपको इस तरफ नहीं मिलते, आपको शायद 90 मिलते होंगे। ठीक है, यानी वो 10 चार्जेस को स्टार्टिंग में ही रोकता। उसी रोकने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बोले तो रेजिस्टेंस। ओम्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंडक्टर, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं, उसकी भी एक रेजिस्टेंस होती है। उन्होंने क्या बोल रहे, हर कंडक्टर पूरे चार्जेस को आर पार होने नहीं देता, कुछ चार्जेस को अपोज भी करता फ्लो करने के लिए। उस अपोजिशन को उन्होंने क्या नाम दिए बोले तो रेजिस्टेंस बोले। अब सवाल क्या था, लेंथ नहीं बढ़ रहा, विड्थ नहीं बढ़ रहा ना, मेटीरियल चेंज हो रहा, तो टेम्परेचर कहां से आ रहा? टेम्परेचर क्यों आता? जब सवाल है ना भाई, करंट जाल रहे तो करंट जाना, गर्म कहीं को होता कोई चीज, गर्म कहीं को होता कोई चीज, गर्म कहीं को होता कोई चीज, उसका आंसर है रेजिस्टेंस। जब भी एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या बढ़ता? उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता। तो क्या बोल रहा था मैं, जब भी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता तो उसके अंदर क्या इंक्रीज होता, क्या जनरेट होता? हीट जनरेट होता। चलो फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे जा रहे, समझो कोई एक जगह है जहां पे आप लोग लाइन लगा के ठहरे, है ना, है ना, एक जगह है जहां पे लाइन लगा के ठहरे एंड रश बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे एक वॉचमैन खड़ा है, उन्होंने क्या करा बोले तो नॉर्मली सबको जाने दे रहा, नॉर्मली क्या करा सबको जाने दे रहा, लेकिन उन्होंने क्या कर रहा बोले थोड़े लोगों को देकर रोक दे रहा, तुम नहीं जा सकते बोल रहा। क्या बोल रहा उन्होंने? तुम लोग नहीं जा सकते अंदर बोल रहा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो बुरके वाली लड़कियां हैं, ठीक है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहा है, आजकल चल रहा है ना, दौर बहुत ज्यादा चल रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहा है, बहुत लोग एग्जाम देने आए, कुछ लोग बुरका एंड हिजाब पहन के आ गए। सो है रूल्स के हिसाब से हिजाब इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, उन्होंने क्या कर रहा, रोक दे रहा, यू कैन नॉट गो इनसाइड द हॉल अंटिल एंड अनलेस यू रिमूव द हिजाब। लेकिन वो जो रहता है स्कार्फ रहता है, निकाल के जा सकते। हो रहा है क्या बोले तो कुछ लोग अंदर जाने दे रहे, कुछ लोग को रोक दे रहे, कुछ लोग अंदर जाने दे रहे, कुछ लोग को रोक दे रहे। होता क्या है, जब वहां पे एक हिजाब की लड़की रुकेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, दो रुकेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे रुकने पे क्या हो जाता, क्या हो जाता, चालू हो जाता ना, कहीं को रोक रहे, क्या समझ रहे, सब बीजेपी के दल्ले, क्या चालू हो जाता ना। तो वही चीज, यानी वहां पे जहां पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते, वहां पे क्या हो जाता, हाथापाई शुरू होता। हाथापाई को अब जब न्यूज में देखते हैं ना तो क्या बोलते हैं, एक एग्जाम सेंटर के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था। सुने, गर्मा गर्मी का माहौल बोले तो लोग एक दूसरे को झुम कर ले रहे थे, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है बोले तो जब चार्जेस रुकते हैं तो चुप नहीं रुकते, उन्होंने क्या करते हैं, उस चार्जेस जो रुक रहे देखो, रोक रहा देखो, कैपेसिटी कंडक्टर जो रोक रहा है ना, उस चार्जेस को रुकने की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता। अगर सब चार्जेस आगे जाते थे तो हीट जनरेट होता नहीं। तो ओम से ही बताया टेम्परेचर क्यों आता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। क्या बोल रहा है नो, टेम्परेचर क्यों आ रहा है वहां पे, टेम्परेचर क्यों, रेंज क्यों नहीं बढ़ रहा, विड्थ क्यों नहीं बढ़ रहा, इसका रीजन, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन है कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने पे हीट जनरेट होता। तो इसीलिए ओम्स लॉ एक्चुअली में किसके बारे में एक्सप्लेन हो रहा, रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे। समझ में आया, समझ में आया। तो हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ यूज करते हैं। एनी डाउट्स इन दिस? नहीं है, ओके ठीक है। अब जाएंगे इसके बाद चैप्टर का दूसरा पार्ट, सीरीज कनेक्शंस एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन या फिर रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन कनेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन कनेक्शन के अंदर, रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन कनेक्शन के अंदर हम जनरली क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस क्या है, वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। ओम्स लॉ में हमें रेजिस्टेंस के बारे में मालूम होता है। रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करे।
यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चाहे कौन सी भी मटेरियल लेने तो उसके अंदर क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। इवन कंडक्टर हैव रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का कुछ फिक्स्ड वैल्यू रहता है, राइट। रेजिस्टेंस हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टर, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोल के बोलते हैं, राइट। तो यानी एक कंडक्टर उसके अंदर फ्लो होने वाले चार्जेस को कंप्लीटली अपने आर पार होने नहीं देता, करेक्ट। तो उसके अंदर से कुछ चार्जेस को उन्होंने क्या करते हैं, दे होल्ड इट ऑफ, मतलब रोक देते हैं। उस रोकने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करे थे, राइट। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करे थे। अब इस क्लास में हम लोग क्या स्टडी करेंगे बोल के बोले तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर कॉम्बिनेशन कनेक्शंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रेजिस्टर? रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है विच इज जनरली यूज्ड इन द सर्किट टू रिड्यूस और डिक्रीज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेजिस्टर क्या है बोल के बोले तो इट इज सिंपली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर कंपोनेंट है जिसको हम सर्किट में सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि आउटपुट में हमें करंट कम हो। ठीक है, देखो जनरली क्या है, हमारे पास करंट जो है जो वोल्टेज हमारे घर में 220 वोल्ट का वोल्टेज नॉर्मली यूज होता है इंडिया के अंदर, बट इसी वोल्टेज के ऊपर हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस यूज नहीं कर सकते। तो अब इसको डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, फ्लो ऑफ चार्जेस को कम करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम क्या है? रेजिस्टर। अब रेजिस्टर जनरली एक सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी वो क्या करता है, जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर नॉर्मली चार्जेस फ्लो होते रहते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करके चार्जेस को रोक देता है। ठीक है, अब जनरली रेजिस्टेंस जो होते हैं बनते हैं कार्बन कंपोनेंट से, जिसको हम नॉर्मली ग्राफाइट बोल के बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के रेजिस्टेंस होते हैं, अलग अलग ओम्स के रेजिस्टेंस होते हैं। 0.01 ओम से लेके 1 किलो ओम, 10,000 किलो ओम्स तक का भी रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस है डिफरेंट वैल्यू, रेजिस्टर अलग अलग टाइप के रेजिस्टर्स मिलते हैं मार्केट के अंदर। एंड रेजिस्टर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अब रेजिस्टर को फिलहाल के लिए मैं लेके चलूंगा, रेजिस्टर का जो सिंबल है, हाउ विल यू ड्रॉ अ रेजिस्टर बोल के बोले तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन। ठीक है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का क्या है ये सिंबल? व्हाट इज दिस? दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टर। व्हाट आई एम सेइंग इज the resistor, symbol of the resistor is a zigzag line and it is used to represent the resistor in a circuit diagram। ठीक है, रियलिटी में रेजिस्टर ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, ये सिंबल है सिर्फ रेजिस्टर का। एंड रेजिस्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये फिक्स्ड रेजिस्टर है और एक आता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर यानी जिसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसको आप लोग चेंज कर सकते हो, यानी ये रेजिस्टर का ही सिंबल है। अगर किसी सिंबल के ऊपर ऐसा एरो मार्क आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। इसको यानी आप ज्यादा या फिर कम करके इसके रेजिस्टेंस को ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं, इसको हम इसलिए बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। वेयर दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, इसको मैं क्या बोलते हैं? फिक्स्ड रेजिस्टर बोलते हैं। इसको मैं क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं या फिर रियोस्टैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टैट। अच्छा, और एक चीज, इसको हम लोग रियोस्टैट तो बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर का और एक सिंबल भी आता है। वेरिएबल रेजिस्टर का एक और सिंबल भी आता है, अगर आप देखेंगे तो ये एक सिंबल है, इसका हम लोग इसे एरो मार्क डालेंगे। ठीक है, ऐसे अगर एरो मार्क डाल देंगे इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, करा सकता है। वो रियोस्टैट भी बोलते हैं इसको या फिर वेरिएबल भी बोलते हैं। जनरली आपके रीडर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर इस सिंबल को रियोस्टैट बोल के मेंशन किया गया है। यस, रियोस्टैट ही है वो, क्योंकि रियोस्टैट एक इक्विपमेंट है जो नॉर्मली लैब के अंदर हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। वो दिखता है ऐसे, मतलब रेजिस्टर कॉइल रहता है, उसके ऊपर एक स्लाइडर रहता है। उस स्लाइडर को आगे पीछे मूव करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, ये वही रेजिस्टर है, ये वेरिएबल वही रेजिस्टर जिसको हम फैन के रेगुलेटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, फैन में जो रेगुलेटर होता है जिसको घुमाने पे स्पीड है फिर ज्यादा है फिर कम होता है ना, वो वेरिएबल रेजिस्टर ये लिखाते हैं। ठीक है, ये सारे रेजिस्टर हैं बट सिंबल ऑफ द रेजिस्टर ही है, बट सारे अलग अलग है। दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टर, दिस इज व्हाट वेरिएबल रेजिस्टर, दिस इज अगेन वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब जनरली दे चेंज देयर वैल्यूज इन द रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो रेजिस्टेंस को आप सर्किट के अंदर
किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो कॉम्बिनेशन तरीके हैं। यहाँ पे हम बात करें ना रेजिस्टर कॉम्बिनेशन कनेक्शन, इसके दो तरीके से हम लोग रेजिस्टर को कॉम्बिनेशन कनेक्शन में कर सकते हैं। एक है सीरीज, ठीक है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सीरीज? SERIES, यस सीरीज। सेकेंड वन इज पैरेलल, क्या आता है इसका आंसर? पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन फर्स्ट आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन। ये दो टाइप्स के क्या आएंगे हमारे पास कनेक्शन आएंगे, क्या आएंगे? दो से, इसमें सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, दो टाइप के कनेक्शन आएंगे, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन को दोनों को मर्ज करके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन में सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में पैरेलल कनेक्ट करते हैं, बट इन दोनों को भी आप कंबाइन करके थर्ड टाइप का सर्किट कनेक्शन बना सकते हैं, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी दोनों को एक ही सर्किट के अंदर बनाते हैं, ठीक है। उससे बहुत सारे रेक्टिफायर्स बनते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर्स बनते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर्स बनता है, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर्स बल्कि बनते हैं। बट फिलहाल के लिए इट इज टू बिग टू टॉक अबाउट दैट। फिलहाल के इतना समझ जाओ कि बेसिक टू कॉम्बिनेशन कनेक्शंस बना सकते हैं आप लोग रेजिस्टेंस के अंदर। एक है सीरीज कनेक्शन, दूसरा क्या है? पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन क्या है एंड पैरेलल कनेक्शन क्या है, इसके बारे में भी समझिए, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शंस में जनरली हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टर्स होते हैं उन रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। इसके एंड पे दूसरा रेजिस्टर एंड इस रेजिस्टर के एंड पे दूसरा रेजिस्टर को हम इस तरह से एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। तो अगर कोई कनेक्शन रेजिस्टर में एक के बाद एक होता है, यानी कंटिन्यू में एक के एंड पे दूसरा एंड, दूसरे एंड पे तीसरा एंड अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइप की कॉम्बिनेशन कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन। अगर इस सर्किट को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, अगर मैं इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे आता है एमीटर, ठीक है। अब इस चीज को कनेक्ट करते हैं बैटरी को, किसके कनेक्ट करेंगे? बैटरी को कनेक्ट, ठीक है। अब इसको किस तरह से कनेक्ट करें आप लोग चेक करो। बैटरी का कनेक्शन किस तरफ से? पॉजिटिव किस तरफ से है, नेगेटिव किस तरफ से है, ठीक है। द बड़ा बिगर लेग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंड स्मॉलर लेग इज कॉल्ड एज नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड को किससे कनेक्ट करें हम लोग? किससे कनेक्ट करें? एमीटर को कनेक्ट करें। एमीटर का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। व्हाट विल बी दिस? पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। अब करंट जो है इसमें इस तरह से इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। फिलहाल के लिए लिखेंगे नहीं, कंफ्यूजन होने वाला। सो करंट कहां से फ्लो होता है? इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, एमीटर से क्रॉस होगा एंड यहाँ पे आएगा रेजिस्टर्स के अंदर। इसको हम नाम दे देंगे R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 का मतलब होता है रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 एंड रेजिस्टर 3। हम पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे चेक करते हैं? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में चेक किया जाता है। ये सवाल आता है, क्या सवाल आता है पहले देख लेते हैं। हम हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है, हम हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं? सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव। अच्छा, मतलब जनरली क्या है बोलिए तो हम सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्ट करें? इस रेजिस्टेंस के किसमें कनेक्ट करें? पैरेलल में कनेक्शन करें। अब एग्जामिनेशन में बहुत बार सवाल आता कि why always voltmeter is connected in the parallel connection? पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं हमेशा? सीरीज में क्यों? जैसे इसको हम ये सीरीज में होता है, एमीटर सीरीज में है, गाइस वोल्टमीटर इज पैरेलल। सीरीज कैसे? इसको हम नेगेटिव कनेक्ट कर सीधा करते हैं, सीरीज से दिखेगा ना आपको ये, राइट। तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन है, मेरा जिसको हम पैरेलल कनेक्ट करें। एंड अगर नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो भी क्या रहता है बोले तो हम लोग वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछते हैं व्हाई ऑलवेज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल। रीजन क्या है बोलते हैं तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में रहता? दो पॉइंट्स के बीच में रहता है। यानी दो पॉइंट्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम वोल्ट में मेजर करते हैं ना। तो इसको हम क्यों करना पड़ता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो वोल्टमीटर दिखाता है। अंडरस्टूड? इस सर्किट के एंड चेक करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस देखना। यहां कहीं से क्या कर रहा है?
है ना। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट, दिस इज योर सर्किट एंड करंट यहाँ से बाहर आएगा, दिस विल कंप्लीटेड मीटर्स आई, एंड ये वोल्टेज रहेगा, बैटरी जो है इट इज ऑलरेडी वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इसको हम वी से इंडिकेट करेंगे, दिस इज आई। तो ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल देखिए किस तरह से रहता है, पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टर 1 समझिए, दिस इज रेजिस्टर 2 एंड दिस इज रेजिस्टर 3, ठीक है। अब इन सारे रेजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इनके एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे, फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड, सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड एंड, यानी इसका पहला वाला ए ए ए, दिस इज बी बी बी, ये एक ही जगह पे कनेक्ट करते हैं। यानी हम इन जनरल बोलेंगे तो इन रेजिस्टर्स को हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं, एक के नीचे एक कनेक्शन करते हैं। करने पे इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन। ये हमारा R1 रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा R2 रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा R3 रहेगा, ठीक है। अब इसको भी हम कंप्लीट करेंगे सर्किट को। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस सर्किट कनेक्शन के अंदर और ये वाले सर्किट कनेक्शन में अंदर क्या डिफरेंस है। पहली बात, यहाँ पे रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में डिफरेंस मतलब कनेक्शन में डिफरेंस है। इसको हम लोग हर चीज को एंड से एंड कनेक्ट करें, फिर उनको ऊपर के नीचे एक के नीचे कनेक्ट करें, एंड पहला वाला एंड पहले वाले साइड को, सेकंड वाला एंड सेकंड वाले साइड को हम लोग कनेक्ट करें, जिसकी वजह से वो सर्किट कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, पैरेलल बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे दोनों में और एक फर्क भी है, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टर के अंदर फर्क नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ एमीटर भी फर्क है। Whereas हम यहाँ पे एमीटर को स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनपुट में कनेक्ट करें, कहाँ पे कनेक्ट करें, इनपुट में कनेक्ट करें। Whereas वहां पे बाहर जहां पे करंट आ रहा है यानी आउटपुट में कनेक्ट करें, करेक्ट। और ये आप लोग डिफरेंस देखिए यहाँ पे, whereas voltmeter is again parallel to the circuit, but whereas the placement of ammeter is different in both the circuit. Reason why ammeter's placement is different in both the circuit, दोनों सर्किट के अंदर क्यों ammeter का प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है। आज एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस का जो लॉ है वो कौन से लॉ से हमें मालूम हुआ, वो है ओम्स लॉ, बराबर, करेक्ट। ओम्स लॉ से हमें रेजिस्टेंस का पता चला, राइट। ओम्स लॉ एक्चुअली डिराइव्स रेजिस्टेंस ओनली, एंड ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप between voltage and current in इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है। एक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज एंड करंट के कॉम्बिनेशन को ही ओम्स लॉ दिखाता है, ठीक है। किस तरह से वोल्टेज एंड करंट रहने पे वहां पे रेजिस्टेंस के अंदर किस तरह से वो काम करते हैं। अब इन दोनों सर्किट के अंदर यहाँ पे जो करंट का जो एमीटर क्या है, दिस इज एमीटर, राइट, दिस इज एमीटर, दिस इज व्हाट एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर इज अ डिवाइस which can be used to calculate the presence of or amount of electric current। यानी एमीटर हम क्यों यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वोल्टमीटर क्यों यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे ये एमीटर यहाँ पे लगाने की जगह पे यहाँ पे लगाते तो क्या होने वाला था, What will be the difference if I use this ammeter यहाँ पे लगाने की जगह पे यहाँ पे लगाया, तो क्या फर्क पड़ता था, कुछ क्या तो कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है। तो वहां पे क्यों ऐसा है, उसको इधर क्यों लगा, तो दोनों एक ही जगह पे क्यों नहीं, ठीक है। इसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन डिफरेंट सर्किट्स, यानी पैरेलल में वोल्टेज एंड करंट का क्या रिलेशनशिप है एंड सीरीज में वोल्टेज एंड करंट का क्या रिलेशनशिप है, ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, ठीक है। क्या है बोले तो हमारे पास एक सेटअप है जिसका पहला वाला जो सेटअप है यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखे सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन।
व्हाट वी आर टेकिंग इट एज, व्हाट वी आर टेकिंग इट एज सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस चीज को, ये चीज को भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सीरीज में सर्किट को कनेक्ट किया गया है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बोले थे सीरीज के अंदर क्या बोले थे कि इन चीजों को एंड से एंड कनेक्ट करें, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्शन देखेंगे, इस एंड को यहाँ पे सेकेंड एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। सेकेंड एंड को कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ देखिए क्या है, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, बराबर, करेक्ट। सो हर चीज को एंड से एंड कनेक्टेड करें, करेक्ट, दे आर एंड टू एंड कनेक्टेड। नाउ एक चीज देखो, इसको हम लोग कनेक्ट करें इस सर्किट से एंड यहाँ पे बल्ब होल्डर है। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ सीरीज कनेक्शन वर्क्स, हाउ पैरेलल कनेक्शन वर्क्स, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास कुछ बल्ब्स है यहाँ पे, तो उन बल्ब्स को मैं लगाऊंगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला बल्ब मैं फर्स्ट सॉकेट में लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बल्ब देखेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे सेकेंड सॉकेट के अंदर, सेकेंड सॉकेट के अंदर, और थर्ड वाले बल्ब को हम लोग लगाएंगे थोड़ा थर्ड सॉकेट के अंदर। अब जनरली ये जो बल्ब्स है, ये जो बल्ब्स है, फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब एंड थर्ड बल्ब, ये तीनों बल्ब जो है 100 वैट्स के हैं, ठीक है। आजकल ये बल्ब मिलते नहीं है, क्यों बोले तो आजकल इसका यूसेज थोड़ा बंद हो रहा, शायद फ्यूचर में हमको ये तरह के बल्ब देखने मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब इस बल्ब को हम कनेक्ट करके चालू करके देखेंगे कि इसमें क्या आता है। ये बल्ब किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। हाउ दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। प्लीज टर्न द स्विच, ओके, लेट अस सी हाउ दे विल ग्लो, हाउ दे विल ग्लो। एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं हम इसके अंदर, ओके, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बल्ब जो है ग्लो हो रहे, तीनों चालू हो गए, बिकॉज इसका मतलब ये है कि पूरा सर्किट करेक्टली वर्क कर रहा है। बट क्या ये बल्ब इतने ही ब्राइटनेस पे ग्लो होंगे, क्या ये बल्ब इतने ही ब्राइटनेस पे ग्लो होंगे? देखिए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा कनेक्शन है, ठीक है। ये बल्ब क्या इतने ही ब्राइटनेस पे ग्लो होंगे? नहीं होंगे। रीजन क्या है? इट इज बिकॉज दीज बल्ब्स, ये बल्ब जो है 100 वैट्स के हैं, ये बल्ब क्या है 100 वैट्स के हैं। यहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वो कम होते जा रहा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों में से मैं कोई एक बल्ब निकाल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं समझेंगे, ये पहला वाला बल्ब निकाल लेंगे, आई विल टेक आउट दिस फर्स्ट बल्ब, ठीक है, थोड़ा करेंगे, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई टू टर्न, if I try, see, let us see, if I try to turn on this button, on करिए थोड़ा, on ही चाहिए, right? So it is not going to turn on now. Reason, it is not going to turn on. क्योंकि यहाँ पे एक बल्ब हमने बल्ब निकाल दिया। अगर ये बल्ब का निकालना है, समझो ये सीरीज में हम लोग कनेक्शन कर दिए, अगर उसमें से एक बल्ब या फिर एक सीरीज के अंदर कनेक्ट होने वाला एक कंपोनेंट अगर खराब होता है तो पूरे के पूरे सर्किट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हाँ, शायद आपको ये लग रहा होगा कि पहला वाला निकाले इसलिए क्या है ये चालू नहीं हो रहा क्योंकि करंट आगे नहीं जा रहा। अगर ये बल्ब पहले होता था तो पहला वाला चालू हो जाएगा, बाकी का चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे बल्ब में यहाँ का निकाल के यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा। क्या ये बल्ब चालू हो रहा है? नहीं। चलो वो बल्ब पे लगा के देखेंगे कि सीरीज सर्किट चालू है या नहीं, इज इट ऑन और नॉट, राइट। यहाँ का मैं बल्ब निकाल दिया, इज इट वर्किंग नाउ, इज इट वर्किंग? देखिए, लगाने पे चालू हो रहा, निकालने पे क्या हो रहा, बंद हो रहा। यानी यहाँ पे पहला वाला चालू भी होगा, दूसरा वाला भी चालू होगा, लेकिन करंट आगे फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीच में सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से पावर आगे की तरफ, चार्जेस आगे की तरफ फ्लो नहीं होंगे। जब तक चार्जेस पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं करते वो किसी भी चीज को चालू नहीं कर सकते। हालांकि चार्जेस यहाँ तक आके रुक गए, आगे नहीं जा पा रहे, इसलिए ये भी चालू नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तभी चालू होगा। इसका मतलब ये है सीरीज कनेक्शन के अंदर अगर कोई एक चीज भी खराब होता है तो बाकी के सारी चीजें चालू होने के रेंज, मतलब दे आर वर्किंग गुड ऑल्सो, दिस सर्किट विल नॉट वर्क, सर्किट पूरा का पूरा क्या हो जाता, फ्लॉप हो जाता। अब सेम चीज पैरेलल के साथ करके देखें, ठीक है। आई हैव अनदर सेटअप ऑफ पैरेलल आल्सो, वो भी करके देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई हैव अनदर सेटअप दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ताकि समझ में आए, एंड समझ में भी नहीं आएगा तो पीछे की तरफ हम इसका सर्किट कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक एंड को दूसरे एंड, मतलब फर्स्ट एंड इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड, सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू सेकंड एंड। यहाँ पे भी अगर आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे 3 कनेक्शंस, करेक्ट, देयर आर 3 कनेक्शंस। येलो इज कनेक्टेड टू येलो,
राइट। येलो इज कनेक्टेड टू येलो पार्ट देखिए, एंड ग्रीन इज कनेक्टेड टू ग्रीन, यानी हर चीज एंड टू एंड कनेक्टेड है, दिख रहा है, राइट। यानी एक के नीचे एक कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड टू दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस, सेकंड एक सारे एक ही चीज को एक ही पॉइंट पर लोग इसको कनेक्ट करें। सो दिस इज एक्चुअली हाउ पैरेलल कनेक्शन लुक्स, ठीक है। किस तरह से पैरेलल कनेक्शन दिखता है ये एक्चुअली दिस सर्किट में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये पैरेलली यहाँ पे देखेंगे, अब इनके अंदर भी हम बल्ब्स को कनेक्ट करके देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो दिस फर्स्ट वन, अच्छा, ठीक है। सो सेकंड वन and this is our third one. Okay, now let us try to turn it on and let us see what kind of reaction we can see in these bulbs. Okay, so यहाँ पे इनके bulbs के अंदर किस तरह से देखो, चालू करने के बाद तो 1-2 सेकंड के बाद बंद कर दो बिकॉज बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो वी विल ट्राई टू टर्न इट ऑन, प्लीज टर्न इट ऑन, स्विच ऑन करिए, सी हाउ ब्राइटली दे आर गोइंग, हाउ ब्राइटली दे आर गोइंग। यानी तीनों के तीनों राइट नाउ हैव वर्कड ऑन 100 वैट्स, यानी एग्जैक्टली 100 वैट्स वोल्टेज पे करे, ये एक्चुअल पावर है इन बल्ब्स का। आप क्या देखिए, सीरीज के कनेक्शन के अंदर इनका जो पावर था, इनको जो वैट्स था, डिम होने की वजह से लाइट बल्ब कितना स्लो ग्लो हो रहे थे, इट वाज सो माइल्ड टू ग्लो, बट ये एक्चुअली इतने तेजी से ग्लो होते हैं। एक दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करे होंगे, सीरीज कनेक्शन के अंदर से पैरेलल कनेक्शन के अंदर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। किसमें ड्रॉप नहीं हो रहा? इसके अंदर क्या ड्रॉप नहीं हो रहा? वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। मेरे सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, जिसकी वजह से बल्ब्स क्या हो गए थे? डिम ग्लो हो गए थे। अब पहला वाला सवाल जो मैं पूछा था आपको, सीरीज के अंदर एम्पियर क्यों वहां पे कनेक्ट करते हैं? रीजन क्या है बोल के बोले तो, चाहे एमीटर यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, आपको दोनों तरफ क्या है? करंट सेम ही मिलता। दोनों तरफ क्या से मिलता? आपको करंट से मिलता। जो अलग मिलता है सीरीज कनेक्शन में है वोल्टेज। क्या अलग मिलता हमारे को? वोल्टेज अलग मिलता। यानी सीरीज कनेक्शन में स्टार्टिंग में जितना वोल्टेज रहता, एंड में उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड के पॉइंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप आया वो चेक करने के लिए हम वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या चेक करते हैं? वोल्टेज चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेम रहता। आप यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, आपको करंट सेम ही मिलेगा, वैसे वोल्टेज अलग मिलता। जैसे कि आप देखिए अभी राइट नाउ सीरीज में क्या हो रहा, सारे बल्ब लाइट ग्लो हो रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज लेस, ठीक है। वैसे इसके अंदर तीनों अलग अलग है, करेक्ट, तीनों अलग अलग है। इसके अंदर तीनों एक साथ सेम पोटेंशियल पे ग्रो है, राइट, यानी इसके अंदर वोल्टेज इक्वल रहता है। क्या इक्वल रहता? वोल्टेज इक्वल रहता। इसलिए हम एमीटर को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कनेक्ट करें, क्योंकि इसके अंदर क्या कम होता? करंट कम होता। हम क्या मेजर करते हैं इसके अंदर? करंट में कितना डिफरेंस आया स्टार्टिंग में से एंड में। स्टार्टिंग में तो हमें पता ही चलता, राइट, एंड में कितना है देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एमीटर को एट द एंड ऑफ द सर्किट कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। फिर से अगर हम इसको ऑन करके देखें किस तरह से ग्लो हो रहा है, नाउ टर्न इट ऑन, ओके, सो ब्राइटली दे आर गोइंग, प्लीज पुट इट ऑन, ओके। अब इस चीज को पहले जब हम जैसे करें थे उसी तरह से इसके अंदर से भी एक बल्ब निकाल के देखेंगे, ठीक है। कौन सा निकालेंगे? ये लास्ट वाला निकाल देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, प्लीज टर्न इट ऑन, अभी भी ये दोनों बल्ब ग्लो हो रहे हैं, करेक्ट, बंद करो, ओके। अगर मैं बीच वाला बल्ब निकालूंगा तभी भी ग्लो होता, ठीक है, बंद करिए, ठीक है। अभी मैं लास्ट वाला बल्ब भी निकालूंगा, ठीक है, अभी तब भी ग्लो है, चलिए बंद करिए। अभी एक चीज करके देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला बल्ब निकाल दिया, ठीक है, एक सेकंड से रखते हैं, गरम ऐसे, ठीक है। सेकंड वाला बल्ब, सॉरी इट वाज अ क्वाइट एक्सीडेंट, चलिए अभी बंद, अभी एक ही बल्ब है, तभी भी इसको चालू करके देखेंगे, तभी भी ये ग्लो हो रहा है। यानी यहाँ पे दो सर्किट फ्लॉप होने के बाद, यानी दो कनेक्शन खत्म करने के बाद भी तीसरा अभी भी चल रहा है। यानी यहाँ पे सर्किट फेल नहीं होगा अगर इसके अंदर से मल्टीपल चीजें भी अगर करब होंगे, अगर एक चीज भी वर्किंग है तभी भी सर्किट काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जनरली वी रिकमेंड द पर्सन्स टू कनेक्ट द सर्किट्स इन पैरेलल। रीजन क्या है? तीनों में से अगर ये दो भी फ्लॉप होंगे, तीसरा तभी भी वर्किंग कंडीशन में रहेगा, जिसकी वजह से आपका काम नहीं रुकेगा, आपका काम चलते रहेगा। इसलिए ये दो अगर फ्लॉप हो गए, फिर कोई भी दो फ्लॉप होंगे या फिर एक भी फ्लॉप होगा, तभी भी आपका सर्किट थोड़े टाइम के लिए तो चलते ही रहेगा, ठीक है। यू विल नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज इज गेटिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन तीन,
इक्वली का फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसकी वजह से आपको सेम इंटेंसिटी मिलता है। अच्छा, और एक चीज आप ऑब्जर्व करे होंगे इसके अंदर, क्या वो ये है, जब मैं एक बल्ब निकाला तभी भी वो सेम टाइप ग्लो हो रहा है। ऐसा नहीं था कि 3 बल्ब उठा लेते, पहले कम ब्राइट में ग्लो है, फिर 2 बल्ब डाले तो थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज हुआ, सिर्फ एक बल्ब डाले तो बहुत ज्यादा ब्राइट, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 3 कनेक्ट करो, चाहे 2 कनेक्ट करो, चाहे 1 कनेक्ट करो, उनकी ब्राइटनेस रिमेन सेम, राइट। यानी वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ अमंग द सर्किट इक्वली, जिसकी वजह से आपके सर्किट क्या है, हमेशा काम करते रहता है। एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द कनेक्शन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। रीजन क्या है, अगर एक भी सर्किट के अंदर कोई एक भी कंपोनेंट फ्लॉप होता है, पूरा सर्किट फ्लॉप होता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्शन करते हैं। करेक्ट, क्लियर, एनी डाउट्स इन दिस? चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन का जो डिराइवेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो देखेंगे। इसके अंदर वोल्टेज एंड करंट का सीरीज देखेंगे, किस तरह से सीरीज सर्किट का फॉर्मूला बना एंड किस तरह से पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला बना। ओके स्टूडेंट्स, एज आई सेड, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन में जनरली किस चीज का ड्रॉप आउट होता है, वोल्टेज का ड्रॉप आउट होता है। यानी जितना टोटल वोल्टेज स्टार्टिंग में देते हो, आउटपुट के अंदर आता जनरली आता तो है, वैसा कोई कुछ कम होता नहीं है। बट अगर हम सोचेंगे फॉर एग्जांपल R1 कितना के ओम का होगा, तो आप समझेंगे वोल्टेज अक्रॉस V1 कितना रहेगा चेक करना, वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना रहेगा चेक करना है, एंड सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस R3, ये तीनों का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला रेजिस्टेंस 1 ओम्स का है, उसके अंदर बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। सेकंड वाला रेजिस्टेंस अगर 3 ओम्स का है, उसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। लास्ट वाला रेजिस्टेंस 5 ओम्स का है समझिए, तो सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम वोल्टेज फर्स्ट वाला कितना समझिए 1 ओम, सेकंड वाला कितना है 3 है, फोर्थ वाला कितना है 5 है। तो सबसे ज्यादा कम वोल्टेज कौन बनाता, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो क्या करता, लास्ट वाला सबसे कम वोल्टेज ड्रॉपिंग करता, मतलब सबसे ज्यादा वोल्टेज कम उसमें छोटा। ठीक है, अब टोटल वोल्टेज हमें पहले से पता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन में हम उसके अंदर भी देखें कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सीरीज के अंदर टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 देखते। क्या देखते हैं हम लोग, टोटल वोल्टेज का मतलब V, टोटल वोल्टेज बड़ा V, या फिर आप VT भी ले लेंगे, चलो V टोटल वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, पहला वाला वोल्टेज, सेकंड वाला वोल्टेज, थर्ड वाला वोल्टेज, टोटल उनका जो भी सम आएगा वो टोटल वोल्टेज रहेगा आपके सर्किट के अंदर, राइट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, यही बोलता है, V इज इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, बराबर। वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यानी अगर मैं यहाँ पे V के जगह पे IR लिखूंगा चलेगा, कैन आई सब्स्टिट्यूट V इज इक्वल टू IR, समझे इक्वेशन में लेना, क्या है हमारा इक्वेशन इन 1, यानी जहां जहां पे V है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, IR सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले वाला V की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, IR। ठीक है, सेकंड वाला V1 की जगह पे डालेंगे IR1, थर्ड में क्या, सेकंड में क्या डालेंगे IR2, इसमें क्या डालेंगे IR3। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए R है, करेक्ट, ब्रैकेट में रखेंगे, इसके अंदर से I बाहर निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, क्या सेम है, I से, I को कॉमन बाहर निकाल लिया, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस, सही है। तो अगर इस I को इस तरह भेजेंगे तो डिवीजन में चले जाएगा, ऑब्वियसली डिवीजन में जाएगा, AI चले जाएगा, करेक्ट। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ये हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन सीरीज, ठीक है।
ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यही अगर एग्जांपल है, इसका ये कितने ओम का था? 1 ओम। ये कितने ओम का था? 3 ओम। ये कितने ओम का था? 5 ओम का। अगर इसी चीज को मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, R = R1 + R2 + R3, यानी R = 1 + 3 + 5, that is equal to R = 9 ohms। यानी इस सर्किट का टोटल ओम्स या फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 9 ohms का है। ये फॉर्मूला का यूज कब करते हैं? टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज। सिमिलरली हम पैरेलल का भी डिराइव कर सकते हैं। ये किसका डिराइवेशन है? डिराइवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन। ठीक है, सिमिलरली हम पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन कनेक्शन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। प्लीज कॉपी इट डाउन ताकि हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल सीरीज कनेक्शन के डिराइवेशन को भी प्रूव करेंगे। हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली भी देखें कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप आउट नहीं होता है, वोल्टेज रिमेंस इक्वल अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, क्या ड्रॉप आउट होता? वो है करंट। तो इसलिए मैं एमीटर को भी इसके लास्ट इसमें लगा दिए हैं। राइट, अब यहाँ पे इस सर्किट में हम क्या टेस्ट करते हैं? करंट। यानी हम क्या बोलते हैं? I = I1 + I2 + I3। किस तरह से? हम टोटल करंट कैसे देख रहे हैं? पहले वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट है, सेकंड वाले में कितना है, थर्ड वाले में कितना है, टोटल सम देख रहे हैं। करंट अक्रॉस I1 R1 + R2 + R3, उनका टोटल करंट क्या है? वही हमारा क्या रहेगा? टोटल करंट रहेगा। करेक्ट। हम यहाँ पे पहले ही बताया इसके अंदर हम किस चीज का चेक करते रहते हैं? करंट का चेक करते हैं। चलो इसके ऊपर पे ओम्स लॉ लगाएंगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = IR। R को इस तरह भेज दीजिए, R को इस तरह भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? I = V/R। करेक्ट, ये मिलेगा, ये मिलेगा। If I send this R towards this, then what will get? I = V/R। Can I substitute this I = V/R in this? राइट, सो मैं क्या करूंगा? I की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? V/R is equal to V/R1 plus V/R2 plus V/R। यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम है? V से। तो V को बाहर निकाला, ऊपर का V/R तो बचा क्या? 1/R बचता है। राइट, यहाँ पे क्या बचता? पूरा V बाहर निकालने पे क्या बचेगा? ब्रैकेट में 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R2। V एंड V कैंसिल हो रहा है, क्या मिला मेरे को? I is equal to 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Now what this is the formula to calculate total parallel resistance in a circuit। यानी अगर सर्किट पैरेलली कनेक्टेड है एंड इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। इस सर्किट के अंदर में कुछ ऑलरेडी नंबर्स लिया था। R1 कितना है? R1 कितना है? 5 वोल्ट। वहां पे देखिए R1 कितना है? 5 ओम्स। सेकंड कितना है? R2 कितना है? 10 ओम्स एंड R3 कितना है? 15 ओम्स। मैं लिख लूंगा यहाँ पे R1 is equal to 5, R2 is equal to 10 and R3 is equal to 15 ओम। करेक्ट। अब इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूं। 1/R is equal to 1/5, यही चलेगा। R1 को लेते राइट, प्लस 1/15 प्लस 1/10 नहीं, let us take it as 30, let us take it as 15। ठीक है, अब देखिए let us take it as 30। वैल्यू चेंज करें, कितना आएगा? कितना आएगा? 1/, चेक करो राइट, ऐसे ले सकते ना। यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम निकलेगा। ऑब्वियसली एलसीएम क्या आएगा इसका? 30 आएगा। क्या आएगा? ठीक है, 5 ओम से 30
5 into 13, 5 6 30, 6 मल्टीप्लाई करें पे 6 आया, 15 2 30 प्लस 2 और 31 इज इट राइट? इज इट राइट? चलिए चलिए क्या आएगा आंसर इसका टोटल? 6 प्लस 2 2 प्लस 1 9 बाई 30। ठीक है, कितना आएगा? 9 बाई 30। चलिए अब बताओ 9 आएगा? नहीं आएगा। 6 से आएगा, 3 से आएगा, 3 से आएगा, 3 3 9, 3 10। ठीक है, कितना आएगा? 3 10 आया, राइट? आंसर कितना आया? 3 बाई 10 आया। ठीक है, 3 बाई 10 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, ऑब्वियसली 0.3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि आंसर इजी हो जाए, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 10 into r into 3 r3 3r आएगा इज इक्वल टू 10। 3 नीचे चले जाएगा, करेक्ट? 3 नीचे चले जाएगा, r इज इक्वल टू 10 बाई 3 होता। अब डिवाइड करो, क्या इसको हम उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम करेंगे कैसे? ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। दोनों r 1 बाय r को r में 1 कर लो, 3 बाय 10 10 बाय 3 कर लो, यानी आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे ना r इज इक्वल टू 10 बाय 3। अब 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 9, 0.1 बचता है, पॉइंट लेने में 3.3, यानी r इज इक्वल टू कितना है? 3.333 ओम आता है। कितना आता है? r इज इक्वल टू 3.33333 आते जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस है। अब एक चीज और ऑब्जर्व, क्या जब हम लोग कनेक्शन को सीरीज में करें रेजिस्टेंस ज्यादा था, राइट? जैसे कि 1 3 5 टोटल कितना आया था? 9 आया था। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 5 15 30 है, टोटल रेजिस्टेंस सबसे कितना है? यानी इन तीनों के टोटल से भी कम आया। यानी जब भी हम कोई चीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता? कम होता। सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या हो जाता? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब इसके रिक्वायरमेंट में बच्चे बहुत बार ये भी सवाल पूछते हैं, तो सीरीज क्यों यूज करना? जब सीरीज फायदेमंद नहीं है तो सीरीज क्यों यूज करना? पैरेलल करे तो आ जाता ना सर। ये बहुत सवाल पूछते हैं, तो पैरेलल तो कारीगर है ना, अगर दोनों में से दोनों टूट गए तो तीसरा तो चालू रहता, तो हमेशा पैरेलल यूज करना, सीरीज क्यों करना? रीजन क्या है? अगर आप सर्किट बना रहे हैं एंड आपके सर्किट के अंदर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको सीरीज ही करना पड़ता। अगर आप पैरेलल कर देंगे, जितना भी आप कनेक्ट करेंगे उससे कम ही होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, यानी आपको चार्ज ज्यादा फ्लो होंगे, राइट? तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस कम चाहिए। ज्यादा होना है तो आप क्या यूज करते हैं? सीरीज यूज करते हैं। तो दोनों कनेक्शन इज पॉसिबल, आप दोनों ही करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ सर्किट यू आर मेकिंग। एनी डाउट्स इन दिस? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकली हम लोग समझ के देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली क्या काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इमेजिन करेंगे कोल्ड का सीजन है, रेनी सीजन है, उसके बाद कोल्ड का सीजन आएगा, तो जनरली कुछ लोगों के घर के अंदर क्या रहता है बोले तो हीटर रहता है ना। यू आई थिंक सम ऑफ यू हैव हीटर्स इन योर हाउसेस, तो जब भी ज्यादा सर्दी पड़ता है तो आप हीटर ऑन कर देते हो। हीटर के अंदर होता क्या है, एक कॉइल रहता है जो जनरली गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रूम हीटर के हिसाब से आपका रूम गर्म होता है। कभी सोचिए कि ये रूम हीटर काम कैसा करता होगा? छोड़िए, इस्त्री तो करते होंगे, चलो किसी के पास रूम हीटर नहीं होगा, आयरन इस्त्री होगा किसी सबके पास, राइट? इस्त्री के हिसाब से किस तरह से आप उसको काम करोगे? इस्त्री कैसा काम करता है, इस्त्री कैसा गर्म होता है? हम तो करंट ऑन करे थे, गर्म कैसे होगा? चलिए वो भी नहीं है, गर्ल्स को तो बहुत अच्छा चीज है, क्या? हेयर स्ट्रेटनर होता है ना, हेयर स्ट्रेटनर एक रहता था कैसा लंबा चिमटे के जैसा सा सिर। बचपन में हमारे मम्मी जो रहते थे चिमटे से ना रोटी सेकते थे, आजकल लड़कियां अपने बाल सेक रही, ठीक है? चिमटा रहता है, चिमटे से क्या करते हैं, बाल को सीधा करते हैं, ऐसा कर्ल करते हैं, रिंग बल के नीचे ऐसा गोल गोल होता है। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, जो कर्ल हेयर रहता है ना, उसी कर्ल हेयर में बच्चों को फंसाते हैं, ठीक है?
तो वो कर्व हेयर करने वाला जो मशीन होता है, चिमटा जो होता है जनरली जिसको हम लोग बोलते हैं हेयर स्ट्रेटनर जो बोलते हैं, उसके अंदर भी ऊपर और नीचे क्या रहता है, एक आयरन प्लेट्स लगे रहते हैं जो जनरली बाल को गर्म करके शेक देते हैं, राइट। अब सिमिलरली हमारे घर के अंदर गीजर होता है, गीजर होता है पानी का गीजर, तो इलेक्ट्रिक गीजर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक गीजर भी करता है इसी प्रिंसिपल पे काम। कौन से प्रिंसिपल पे काम? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी सोचे कि ये चीजें गर्म क्यों होते हैं? व्हाई दे डू नॉट गिव अस इलेक्ट्रिक शॉक? करंट क्यों नहीं लगता उसके अंदर, उसकी जगह पे वही गर्म क्यों होता है? अच्छा, और एक चीज मालूम है, उसके शॉक लगता है, उसके अंदर शॉक लगता, लेकिन उतना जोर से नहीं लगेगा। हाँ, कभी कभी शॉर्ट सर्किट्स हो गए तो बहुत बुरे शॉक लगेंगे, बट नॉर्मली शॉक्स नहीं लगते, करेक्ट। अब कभी सोचे कि होता क्यों है ऐसा, कैसे क्यों होता? ठीक है, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या है? जब भी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्लो होने वाले चार्जेस होते हैं वो आसानी से फ्लो होते नहीं है, राइट। यानी रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ना, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वो चार्जेस को आगे फ्लो होने नहीं देता, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाता, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितने भी आपके पास हीटर्स, आयरन्स, गीजर्स जितने भी हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स, ये सारे के सारे जो है किस बेसिस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों गर्म हो रहे? इसकी वजह क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ चार्जेस उसके अंदर नॉर्मली जितने पास हो उतना पास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे एक एक्टिविटी के लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझेंगे मेरे पास दो अलग अलग लेंथ के वायर्स है, एक है निकोरम, दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अब दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, उनका विड्थ सेम है, एंड उनके अंदर जो करंट दूंगा वो भी सेम है, ठीक है। तो होगा क्या? दोनों में से क्या इफेक्ट आएगा? जनरली एल्यूमिनियम जो है वो नॉर्मली गुड कंडक्टर होने की वजह से ज्यादा चार्जेस को रोकेगा नहीं, तो चार्जेस उसके अंदर से फ्लो हो जाते हैं, कंडक्ट। वेयरएज जो दूसरा वायर है, जो जनरल एग्जांपल है निकोरम जो वायर होता है, इसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। निकोरम किसका कॉम्बिनेशन है? निकोरम इज एलॉय ऑफ व्हाट? निकल एंड क्रोमियम के एलॉय है। अब जब इसको दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता, तो ये जो वायर इसको हम यूज करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये गर्म होना शुरू होता, जिसकी वजह से वो ग्लो होना स्टार्ट होता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि इसके ऊपर हम लोग रोटी सेकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के घर के अंदर कॉइल वाले हीटर होंगे, ठीक है। कॉइल वाले हीटर जो होते हैं वो एक्चुअली निकोरम वायर यूज करते हैं। उतना ही नहीं है, आपके घर के अंदर यूज होने वाला इलेक्ट्रिक रूम हीटर के अंदर भी निकोरम वायर होता है। उतना ही नहीं है, आपके हेयर ड्रायर जो होता है, हेयर ड्रायर कभी देखिए गर्म हवा आता है उसके अंदर से, हेयर ड्रायर के बीच में एक कॉइल होता है, वो कॉइल किससे बनता है? वो निकोरम से बनता है। तो क्या करते हैं हेयर ड्रायर के अंदर बोल के बोले तो एक साइड ब्लोअर लगा हुआ रहता, ठीक है, और बीच में क्या रहता? निकोरम वायर रहता। जब उस गर्म का मतलब निकोरम करंट ऑन करते हैं, निकोरम वायर के रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इतना हीट प्रोड्यूस होता। तो जब उसको ब्लोअर ऑन करते तो एयर जब उसके से पास होकर आता तो एयर भी गर्म होकर बाहर आता, जिससे आप उसको यूज करते हैं हेयर ड्रायर के जैसा, ठीक है। तो ये सारे किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉल हीटिंग लॉ, या फिर जॉल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जॉल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, किस तरह से ये बात करता है, कि तो देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जनरली अगर मैं बताऊं जॉल हीटिंग लॉ जो है वो क्या बोलता है बोले तो हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी बोलता है। क्या बोलता है? जॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? जॉल लॉ ऑफ हीटिंग, जॉल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जॉल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोल रहा? हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस एंड टाइम टेकन। यानी क्या बोल रहे? हीट कितना रहेगा, जितना रेजिस्टेंस है, जितना टाइम लेगा, जितना टाइम तक करंट उस कंडक्टर में फ्लो होगा, वो कंडक्टर उतना ही क्या होगा? हीट अप होगा। फिर से एक बार समझा रहा हूं, जॉल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता? जब भी आप एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते, उसका कितना रेजिस्टेंस रहता एंड उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट कितने टाइम तक फ्लो होता, वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा? हीट को अफेक्ट करेगा। यानी करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम तीनों मिला के क्या बनाते हैं?
हीट बनाते हैं। तो यही है जॉल लॉ ऑफ हीटिंग। अब इस फॉर्मूले का डिराइवेशन देखेंगे, किस तरह से ये फॉर्मूला आया, क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं, इस डिराइवेशन को हम लोग देखेंगे जॉल लॉ ऑफ हीटिंग, फिर लॉ ऑफ जॉल हीटिंग इफेक्ट के अंदर हम इसका डिराइवेशन देखेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द जॉल लॉ ऑफ हीटिंग का डिराइवेशन, ठीक है, जॉल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी बोलता है, राइट, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, अब जॉल लॉ ऑफ हीटिंग किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है वो समझ लेंगे, उसके बाद डिराइवेशन करेंगे। ठीक है, जॉल लॉ ऑफ हीटिंग जनरली हम लोग बात करें हीट के बारे में, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर, यानी अगर रेजिस्टर के बारे में हम बात करें, कंडक्टर है जो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको हम रेजिस्टर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसके वजह से हीट अप हो रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोल के कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तीन चीजों पे प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, पहला वाला क्या है, स्क्वायर of what, heat is directly proportional to the square of current flowing from resistor। ठीक है, क्या बोलता, करंट डायरेक्टली फ्लोइंग फ्रॉम द रेजिस्टर, मतलब क्या होगा इसका, मतलब क्या होगा, H is proportional to I square, H is proportional to I square। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर हो गया। ठीक है, दिस का हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर, क्या बोल रहा है हम लोग, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, क्या बोल रहे हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है, टाइम टेकन टू फ्लो द करंट थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम टेकन बाय करंट टू फ्लो फ्रॉम रेजिस्टर, उस रेजिस्टर के अंदर से फ्लो होने का टाइम, एंड हीट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई। चलो, ये क्या हो गया हमारा पहला वाला, ये क्या हो गया हमारा सेकंड वाला, और ये क्या हो गया हमारा थर्ड वाला। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला इन्हीं तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिराइव किया गया। ठीक है, अब टोटल डिराइवेशन देख लीजिए। देखिए एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे इज इक्वल टू सिंबल क्या है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, अगर तीनों को भी अगर मिला दूंगा तो H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर R T हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं आता, जनरली वी टेक आउट इज इक्वल टू के बिना हम लोग कर नहीं सकते, राइट। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम रखते नहीं है, वी यूज इज इक्वल टू सिंबल। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या क्या चीजें करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो सब आपको मालूम है, वी नीड अ कांस्टेंट फॉर दैट। बट फिलहाल के लिए ये चीजें पॉइंट के इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी जॉल हीटिंग इफेक्ट डिपेंड रहता है। ठीक है, अब इसको डिराइव करके देखेंगे, लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन बाय वन। ओके, लेट अस डिराइव द जॉल हीटिंग इफेक्ट का जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को डिराइव करके देखेंगे। पहला वाला पॉइंट देखिए क्या है बोले तो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता बोले तो, पावर मतलब पता है व्हाट इज पावर, पावर इज नथिंग बट व्हाट रेट ऑफ डूइंग वर्क हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब यहाँ पे लॉ के हिसाब से, जॉल लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से पावर इज प्रोडक्ट, क्या बोल रहे हैं हम लोग, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा, चलो, पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्या बोल रहे हैं हम लोग, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, यानी P इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू, चलो ये मेरा पहला वाला इक्वेशन, क्या मिला मुझे, पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, V इंटू। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या मालूम होता है हमारे को, हीट कब होता,
जब हीट एक कंडक्टर के अंदर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रैवल करे, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं सेकंड पॉइंट में, क्या बोलते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, हीट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट, potential difference and time taken, ठीक है, यानी हीट किसका इक्वल है, यानी हम बोल रहे हैं हीट किसको इक्वल है, बोलते कितना वोल्टेज दे रहे, कितना करंट दे रहे, कितना टाइम तक करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा, उससे हमें क्या मिलता, हीट मिलता। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, कैसे वोल्टेज करंट एंड टाइम उनका प्रोडक्ट है, करेक्ट। ये क्या बना मेरा सेकेंड इक्वेशन। अच्छा दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे P इज इक्वल टू V इंटू I है, राइट, नीचे क्या है H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, राइट। क्या मैं V इंटू I की जगह पे P सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, पावर इज नथिंग बट V इंटू I, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूट, इधर लिख देंगे substitute 1 and 2, 1 था P is equal to V है, 2 था H is equal to V into I है, यहाँ पे V into I की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, P को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, P को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, क्या आएगा, H is equal to P into, okay, job heating, sorry, P into यानी हीट इज ऑल्सो इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी कितना पावर कितने टाइम तक आप दोगे उसी के बेसिस पे कितना हीट मिलेगा हमें मालूम होता, ठीक है। ये एक वाला फॉर्मूला, एक कौन सा फॉर्मूला है, हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है, हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है, चलिए अब देखिए, बाय अप्लाई ओम्स लॉ इन इक्वेशन, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I, यही बोलता है ओम्स लॉ, क्या बोलता है V इज इक्वल टू IR, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, V इज इक्वल टू IR को पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है, नहीं चलो पहले वाला इक्वेशन में हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR को सेकेंड इक्वेशन में कहां पे अप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कैसे, V की जगह पे IR को बोलूंगा, बिकॉज V इज नथिंग बट IR ना, ओम्स लॉ वही तो बोल रहा, V इज इक्वल टू IR करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T था, ठीक है, यहाँ पे इस V के जगह पे क्या करूंगा मैं, IR सब्स्टिट्यूट करूंगा, H इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I इंटू, ठीक है। अब देखिए I इंटू I, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू, ये है जॉउल हीटिंग इफेक्ट, द जॉउल लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूले, जहां पे हमें पता चलता है, दो फॉर्मूले पता चलता है, दो चीजें पता चलता है जॉउल हीटिंग लॉ के हिसाब से। पहला वाला क्या पता चलता, हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यानी कितना पावर और कितना टाइम तक आप किसी भी कंडक्टर में, किसी भी रेजिस्टर के अंदर देंगे, तब जितना ही ज्यादा क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगा। फिर से एक बार समझा रहा हूं, किसी भी रेजिस्टर के अंदर द अमाउंट ऑफ पावर एंड यू आर गिविंग एट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम तक आप एक पावर एक रेजिस्टर को दोगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, ये स्टेटमेंट बताया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताता, हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ I स्क्वायर इंटू T, स्टार्टिंग में ही बताया, हीट जितना करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में अंदर, अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है एंड कितना टाइम तक वो करंट फ्लो होगा उतना ही हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉउल लॉ ऑफ हीटिंग। जॉउल लॉ ऑफ हीटिंग डायरेक्टली आपको बताता हूं, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है, क्या क्या, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। अब उसको हम लोग इस तरह से डिराइव करें। एंड दूसरी चीज, वी हैव डिराइव्ड द लॉ ऑफ जॉउल लॉ ऑफ हीटिंग यूजिंग द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेसिस पे भी डिराइव करें, करंट के बेसिस पे भी डिराइव करें। सो दिस इज द एक्चुअल डिराइवेशन ऑफ जॉउल लॉ, टेक इट।